हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी ऑफिसर्स अडर 24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं अभी सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए क्या आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली। आप सभी को एक बार जल्दी से अपने पास चेक कर लीजिए और अगर आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है तो इसके साथ साथ आप लाइक बटन के ऊपर जरूर क्लिक कर लीजिएगा सो दैट जितनी भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जितनी भी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्लासेस आज आप तक पहुंचे और आपको इन क्लासेस का बेनिफिट मिले, आपको इन क्लासेस का फायदा मिले। ओके एंड उसके बाद में आज आरबीडब्ल्यूएम में रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में अगर हम लोग बात करते हैं, आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि हम जिस पेपर की तैयारी करवा रहे हैं आपको, ये सबसे क्रूशियल पेपर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पेपर होता है। क्यों ये इंपॉर्टेंट पेपर क्यों है? ये पेपर इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है ना, ये एक ऐसा पेपर है जिसमें अगर आप देखोगे सबसे लास्ट का पेपर है आरबीडब्ल्यूएम और पूरा का पूरा जो जेआईबी है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है यहां पर, है ना, इसी के ऊपर डिपेंड है यहां पर। और टारगेट बना के चलो हमेशा कि सब्जेक्ट में हमें 60+ स्कोर करना है और इस एग्जाम में 60+ नंबर लाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट इज पावर, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है एग्जाम में। और अगर आप अपनी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करना चाहते हैं आरबीडब्ल्यूएम में, रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में, तो आज ही एनरोलमेंट करें जीआईबी के महापैक 2.0 में, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और यूनिट नंबर 27 आज आरबीडब्ल्यूएम की हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें मैं इस यूनिट के आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप में से जिन्होंने जीआईबी के महापैक 2.0 में इस टॉपिक की क्लास अगर आपने देखी हुई है तो क्वेश्चंस का बेनिफिट आपको बहुत मिलने वाला है, काफी बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपने, है ना, अगर आपने यहां पर ये क्लास अटेंड नहीं की, ठीक है, तो उसको आज अटेंड कर लेना और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। तो आज लेंडर्स अप्रेजल प्रोसीड्यूर्स, है ना, एडिशनल रीडिंग मटेरियल का जो एआरएम है, एडिशनल रीडिंग मटेरियल का ये पहली यूनिट है आपके आरबीडब्ल्यूएम में और यहां से इस यूनिट से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है और इस क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर, है ना। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी फेस ऑफ लोन ओरिजिनेशन, है ना। अगर मैं यहां पर लोन ओरिजिनेशन की बात करूं, इनमें से कौन सा है जो उसका प्राइमरी फेस नहीं है यहां पर, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी फेस ऑफ लोन ओरिजिनेशन। ऑप्शन नंबर ए कहता है इंफॉर्मेशन एक्विजिशन, बी कहता है क्रेडिट अप्रेजल एंड सैंक्शन, सी कहता है रिस्क मैनेजमेंट और डी कहता है यहां पर डिसबर्समेंट, है ना। तो अगर हम प्राइमरी फेस की बात करते हैं, कौन सा है इसमें से जो प्राइमरी फेस का पार्ट नहीं होगा? वीडियो को लाइक जरूर कर लेना सो दैट ये सारे क्वेश्चंस आपके अकाउंट में सेव हो जाएं। एग्जाम से पहले अगर इन सभी क्वेश्चंस में की प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट आती है तो इन सभी क्वेश्चंस की आप यहां पर प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं बात करूं इसमें तो यहां पर रिस्क मैनेजमेंट, है ना, जो रिस्क मैनेजमेंट है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ प्राइमरी फेस ऑफ ओरिजिनेशंस। अदरवाइज यहां पर कस्टमर की जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन एक्विजिशन, है ना, कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना, उसके बाद में क्रेडिट अप्रेजल एंड सैंक्शन करना, यहां पर लोन का डिसबर्समेंट करना, ये सारे के सारे लोन के फेस हैं। लेकिन जो रिस्क मैनेजमेंट है ये इसका पार्ट नहीं है। जो रिस्क मैनेजमेंट की बात आती है वो कब आती है? वो तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है, वो किसी पर्टिकुलर लोन से रिलेट नहीं करता, वो तो यहां पर पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है यहां पर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें क्रेडिट रिस्क है, मार्केट रिस्क है, इसमें ऑपरेशनल रिस्क है, हियर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क, है ना, कई तरह के रिस्क हैं यहां पर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इसमें हमें कहां पर टिक करना है। यह क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, यह क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है यहां पर। एंड ये क्वेश्चन क्या कहता है, इन द क्रेडिट अप्रेजल एंड सैंक्शन फेस। अगर मैं यहां पर क्रेडिट अप्रेजल एंड सैंक्शन फेस की बात करूं, ये जो फेस है इसमें क्या होगा, ऑफ एन लोन ओरिजिनेशन। यहां पर जो लोन ओरिजिनेशन का क्रेडिट अप्रेजल और सैंक्शन फेस है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अप्लाइंग वेटेड रिस्क बेस्ड ऑन क्रेडिट स्कोरिंग। तो जब हम यहां पर क्रेडिट स्कोरिंग देखेंगे तो उसमें जो वेटेड रिस्क बेस्ड है वो किसका रहने वाला है,
किसके ऊपर फोकस रहेगा, किसके ऊपर ध्यान रहेगा यहां पर। तो हियर आर 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन हमारे पास में है इसमें भी। अगर इसमें देखोगे 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ने के बाद में जो आंसर है वो मेरे साथ में आप शेयर कीजिए, है ना। सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद में आंसर आप टिक करते चलिए यहां पर। तो अगर मैं क्रेडिट अप्रेजल और सैंक्शन फेज की बात करूं लोन ओरिजिनेशन को लेकर, है ना, उसमें सिग्निफिकेंस क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है यहां पर। जब वेट की बात करेंगे क्रेडिट स्कोरिंग में, जो वेटेड रिस्क है वो किस चीज को यहां पर फोकस किया जाएगा, किसको वेटेज दिया जाएगा यहां पर। तो जिसको वेटेज दिया जाएगा वो है इट हेल्प इन असेसिंग कस्टमर एबिलिटी टू रीपे द लोन, है ना। यानी जब हम कस्टमर को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं, सबसे ज्यादा वेटेज इस चीज का रहता है यहां पर कि भाई जिस कस्टमर को हम लोन दे रहे हैं क्या उसके पास में रीपेमेंट कैपेसिटी है या नहीं है, क्या कस्टमर के पास में ऐसी भी एबिलिटी है यहां पर कि वो लोन का रीपेमेंट कर पाएगा, है ना, लोन का भुगतान कर पाएगा यहां पर, क्या उसके पास में ऐसी एबिलिटी है, इसको चेक करना जरूरी है। जो पूरी की पूरी क्रेडिट की क्वालिटी इसी के ऊपर डिपेंड करेगी, है ना, पूरा का पूरा जो लोन है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। यानी अगर कस्टमर के पास में रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं है और उस कस्टमर को आप लोन प्रोवाइड करते हैं, उस कस्टमर को लोन देते हैं, तो ये मान के चलिए कि यहां पर, है ना, उस लोन के एनपीए होने के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, उस लोन के एनपीए होने के जो चांसेस हैं वो यहां पर बढ़ जाएंगे। तो इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर्म इन द अप्रेजल प्रोसेस ऑफ ए होम लोन, है ना। अगर मैं किसकी बात करूं, जो यहां पर एक होम लोन है ना, अप्रेजल प्रोसेस चल रहा है होम लोन का, है ना, होम लोन का अप्रेजल प्रोसेस है और उसमें यहां पर हमने कस्टमर से एक एप्लीकेशन फॉर्म लिया है और उस एप्लीकेशन फॉर्म को हमने कस्टमर से फिल करा लिया, जिसमें यहां पर जो जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी उस एप्लीकेशन फॉर्म में हमने फिल करा ली कस्टमर से। तो उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि इसका प्राइमरी पर्पस क्यों होता है, क्यों हम कस्टमर से एप्लीकेशन फॉर्म, लोन एप्लीकेशन फॉर्म हम फिल कराते हैं। जब भी कस्टमर होम लोन के लिए अप्लाई करेगा तो यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म हम कस्टमर से फिल करवाते हैं, क्यों, इसके पीछे का जो पर्पस है, प्राइमरी पर्पस क्या होगा यहां पर। तो ए बी सी डी, है ना, ये चार यहां पर 4 पॉइंट है आपके पास में, इनमें से प्राइमरी पर्पस कौन सा होगा यहां पर, इनमें से किसके ऊपर टिक किया जाए। तो सबसे पहले जो है कस्टमर की जो क्रेडिट वर्तीनेस है, बोरोवर की जो क्रेडिट वर्तीनेस है उसको चेक करेंगे यहां पर कि उसकी जो एग्जिस्टिंग इनकम और लायबिलिटीज कितनी है ना, उसकी इनकम कहां से जनरेट हो रही है, क्या क्या सोर्स है उसकी इनकम के, है ना, उसकी इनकम के जो सोर्स है वो स्टेबल है या नहीं है, ठीक है, जो भी उसकी एग्जिस्टिंग इनकम जनरेट हो रही है उसके अगेंस्ट में उसकी लायबिलिटी कितनी है यहां पर, है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है पूरी जो इनकम जनरेट हो रही है उसकी लायबिलिटीज को पे करने में वहीं पर पूरी की पूरी एग्जॉस्ट हो जा रही है। तो अगर वहीं पर पूरी एग्जॉस्ट हो रही है तो अगर हम इसको नया लोन देते हैं तो 100% है उसका रीपेमेंट नहीं कर पाएगा। तो हम यहां पर जो क्रेडिट कस्टमर की क्रेडिट वर्तीनेस है उसको यहां पर एक्सेस करते हैं, वो यहां पर एक्सेस किया जाता है। तो आंसर कौन सा होगा इसमें, इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर जो आपके सामने स्क्रीन पर आया है, इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट टिपिकली रिक्वायर्ड फॉर अवेलिंग ए होम लोन, है ना। अगर हमें यहां पर होम लोन की बात करते हैं, अगर कस्टमर होम लोन के लिए अप्लाई कर रहा है तो इनमें से कौन सा जो डॉक्यूमेंट है जिसकी यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जिसकी यहां पर जरूरत नहीं है कि भाई इस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है यहां पर, है ना। ऑप्शन नंबर ए कहता है बिजनेस एड्रेस प्रूफ फॉर नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स, बी कहता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, सी कहता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सच एज पैन कार्ड और पासपोर्ट, एंड डी कहता है प्रूफ ऑफ रेसिडेंट लाइक रिसेंट यूटिलिटी बिल और प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट। इनमें से कौन सा है ना, मुझे लगता है कि आप ढूंढ लोगे यहां पर, बड़े आराम से ढूंढ लोगे इनमें से कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा, जो हमारे करेक्ट आंसर को बताएगा, इनमें से किसके ऊपर टिक करें। तो भाई यहां पर बिल्कुल बी के ऊपर टिक करेंगे, है ना। जो एरो है इसमें रॉन्ग है यहां पर, मैं वही देख रहा था, है ना, कि केवाईसी तो हमें चाहिए ही, यहां पर एरो गलत आ रहा है इसमें। हम यहां पर किसके ऊपर टिक करेंगे, इसमें हम टिक करेंगे यहां पर बी के ऊपर, ठीक है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट इज दी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसकी जरूरत यहां पर नहीं, है ना, ये मैंडेटरी नहीं होता कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो सर्टिफिकेट है वो सबमिट कर दो। क्या ऐसा है कि किसी कस्टमर ने होम लोन के लिए अप्लाई किया है कि भाई अपनी, है ना, 10th की या 12th की मार्कशीट की कॉपी भी लेकर आओ,
ठीक है, या अपनी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, पीएचडी की है, उसकी आप कॉपी लेकर आइए। क्या ऐसा कुछ हम कस्टमर से डिमांड करते हैं? क्या ऐसा कुछ कस्टमर से हम मांगते हैं? नहीं, है ना। आपने देखा होगा कस्टमर होम लोन के लिए अगर अप्लाई कर रहा है तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स की हम उससे यहां पर डिमांड नहीं करते। अगर नॉन सैलरीड पर्सन है तो उससे हम बिजनेस एड्रेस प्रूफ मांगते हैं। अगर वो मान लेते हैं कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो उससे हम बिजनेस एड्रेस प्रूफ मांगेंगे, है ना, क्योंकि उसका हमें केवाईसी करना है। अगर कोई इंडिविजुअल या कोई बिजनेस भी अगर अप्लाई कर रहा है तो उससे हम पैन कार्ड मांग लेंगे, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पासपोर्ट मांग लेंगे। या अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई कर रही है तो उसका हम यहां पर क्या कर लेंगे, उसका यहां पर वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जो स्टेब्लिशमेंट हुई है उसका हम यहां पर पावर, अगर हम लोग बात करते हैं जो उसके पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, है ना, ये सब मांग लेंगे यहां पर, है ना। उसके ओरिजिनेशंस का सर्टिफिकेट, उसके एस्टेब्लिशमेंट का सर्टिफिकेट डिमांड कर लेंगे यहां पर, है ना। प्रूफ ऑफ रेसिडेंट, अगर इंडिविजुअल यहां पर अप्लाई कर रहा है तो उसके हमें रेसिडेंस का प्रूफ चाहिए यहां पर कि भाई अपना, अगर आपने प्रॉपर्टी की टैक्स रिसिप्ट है, यूटिलिटी बिल है, उसकी जो कॉपी है वो सबमिट कर दो बैंक के पास में। तो ए, सी एंड डी ये तो रिलेवेंट है, लेकिन जो बी है वो यहां पर रिलेवेंट नहीं है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अगर क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे आप, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहां पर टिक करना चाहिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ए होम लोन। अगर यहां पर कोई कस्टमर होम लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, किसी कस्टमर के द्वारा अगर यहां पर होम लोन के लिए अप्लाई किया गया है, तो ऐसे केस में क्या होगा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग ए नॉन अनकम्बरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन सब रजिस्ट्रार ऑफिस, है ना, जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं वहां से एक नॉन अनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में एनईसी। आपने देखा होगा आपकी ब्रांच में, है ना, कस्टमर को यहां पर बार बार इसका उल्लेख होता होगा, बार बार इसका डिस्कशन होता होगा कि एनईसी सर्टिफिकेट चाहिए। यानी अगर इस कस्टमर ने लोन के लिए अप्लाई किया है, खास करके होम लोन के लिए अप्लाई किया है या प्रॉपर्टी लोन के लिए अप्लाई किया है, तो इसमें जो लॉयर है, ठीक है, वो एनईसी लेकर आएगा। जो भी पैनल एडवोकेट है वो एनईसी लेकर आएगा, सब रजिस्ट्रार ऑफिस से एनईसी निकलवाओ इसकी। तो एनईसी का मतलब नॉन अनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। तो इसका प्राइमरी पर्पस पूछा गया है कि क्यों हम एनईसी सर्टिफिकेट के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, क्यों यहां पर एनईसी सर्टिफिकेट के ऊपर ध्यान देते हैं। तो यहां भाई आपके पास में 4 ऑप्शन है, चारों को ध्यान से पढ़िए। 4 ऑप्शन मैंने आपके लिए लगाए हैं, तो इन चारों ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ लो और मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर कर दीजिए। इसमें हमें कहां पर टिक करना है, तो भाई इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, टू इंश्योर दैट प्रॉपर्टी इज फ्री फ्रॉम एनी लीगल डिस्प्यूट एंड अनपेड ड्यूज। यानी ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी लीगल डिस्प्यूट नहीं चल रहा है ना, इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लीगल डिस्प्यूट नहीं है या इसके ऊपर कोई अनपेड ड्यूज नहीं है यहां पर, ठीक है। तो ये जो स्टेटस है प्रॉपर्टी का वो पता चल जाता है यहां पर कि ये प्रॉपर्टी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है या नहीं है ना। इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लीगल केस तो नहीं चल रहा है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी और ने दावा तो नहीं कर रखा है यहां पर, है ना। तो ये एनईसी में पता चल जाता है यहां पर। तो इसके लिए नॉन अनकम्बरेंस जो सर्टिफिकेट है वो ऑब्टेन किया जाता है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 किस चीज को डिफाइन करेगा, है ना। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, व्हाई इज इट इंपोर्टेंट फॉर द ब्रांच टू इंश्योर दैट द बाउंड्रीज ऑफ द प्लॉट आर क्लियरली डिमार्केटेड एंड व्हेन वैल्यूइंग लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस। तो यहां पर जब भी हम जो ब्रांच है, ब्रांच को बोला जाता है, ब्रांच के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है यहां पर कि इस चीज को इंश्योर करना कि जो प्लॉट की बाउंड्रीज हैं वो यहां पर क्लियरली मेंशन हो, यानी उनको क्लियरली मार्क किया गया हो यहां पर, है ना। या तो चारों जो प्लॉट है, प्लॉट के चारों तरफ कोई बाउंड्री की गई हो, कोई यहां पर दीवार की गई हो, है ना, सो दैट पता चल सके कि प्लॉट का साइज क्या है या कितना एरिया का प्लॉट है यहां पर। और जब यहां पर लैंड का वैल्यूएशन करेंगे तो लैंड के वैल्यूएशन में भी वो चीज काम आएगी यहां पर। और अगर उसके ऊपर किसी घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहां पर कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो तो अलग से निकाल ही लेंगे, है ना। जो कंस्ट्रक्शन करने की कॉस्ट होगी वो तो यहां पर जो वैल्यूअर है वो खुद से भी एस्टिमेट कर सकता है, या जो भी यहां पर आर्किटेक्ट है ना एस्टिमेशन प्रोवाइड कर सकता है, दे सकता है बना के कि कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कितनी आएगी। फिर जो वैल्यूअर है अपना दिमाग लगाता है उसमें कितना कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आएगा, और उसके साथ साथ जो लैंड है उसका वैल्यूएशन भी होता है। तो दोनों चीज को एक साथ लिंक कर देते हैं तो वहां पर आ जाती है प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक है, कि इस पूरे घर को इस लैंड के ऊपर बनाने का खर्चा कितना आएगा। तो इसमें
इसके पीछे जो मेन पर्पस होता है, टू प्रिवेंट फ्यूचर डिस्प्यूट रिगार्डिंग प्रॉपर्टी लाइंस एंड अनक्रोचमेंट्स, है ना। यानी अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, या फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना हो यहां पर कि इस प्लॉट की एक्चुअल बाउंड्रीज कहां पर है, ठीक है, अगर वहां पर बाउंड्रीज पहले से मार्क हैं तो फ्यूचर में यहां पर डिस्प्यूट नहीं होगा। तो फ्यूचर में कोई जो डिस्प्यूट क्रिएट हो सकते हैं उनको यहां पर, है ना, उनको यहां पर हटाने के लिए जो बाउंड्रीज का होना बहुत जरूरी है यहां पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट मूव करेंगे, यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्वेश्चन किसको, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्टेनिंग ए लीगल ओपिनियन ऑफ टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी इन होम लोन प्रोसेस। जब भी यहां पर हम किसी कस्टमर को होम लोन प्रोवाइड करेंगे, जब भी हम किसी कस्टमर को होम लोन देने जाएंगे, तो उस केस में हम यहां पर एक लीगल ओपिनियन जरूर ऑब्टेन करेंगे, है ना। जो भी यहां पर टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी है ना, टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी में यहां पर जो होम लोन है उसमें लीगल ओपिनियन जरूर लेंगे। तो जब हम किसी पर्सन से जब हम इसकी लीगल ओपिनियन लेंगे, तो लीगल ओपिनियन क्यों ली जाती है, तो 4 ऑप्शन है आपके पास में। इन 4 ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ये ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 4, ये 4 ऑप्शन है आपके पास में। इन चारों ऑप्शन को देखिए, तो इनमें से किसके ऊपर टिक करें। तो जो लीगल ओपिनियन हम ऑब्टेन करेंगे उसके पीछे जो सबसे बड़ा जो पर्पस है, उसके पीछे जो मेन पर्पस होगा वो क्या है, ये इंश्योर करना कि जो प्रॉपर्टी है वो फ्री फ्रॉम एनी लीगल डिस्प्यूट, उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लीगल डिस्प्यूट नहीं है, और जिस पर्सन ने लोन के लिए अप्लाई किया है वो प्रॉपर्टी उसी के नाम पर है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी उसी के नाम पर है, हैज ए क्लियर टाइटल, है ना। यानी वो प्रॉपर्टी बोरोवर के नाम पर है जो लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, उसे बोलते हैं क्लियर टाइटल, कि उसके पास में यहां पर क्लियर टाइटल है। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, इसमें हम लोग बी के ऊपर टिक कर देंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा, और जब इस तरह का टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो फिर हम उसके गोल गोल घूमते रहते हैं कि क्या आंसर टिक करूं, अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की हुई है। इसलिए वीडियो को लाइक करके जरूर रख लेना, सो दैट फ्यूचर में इसमें से जो अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप उसका 100% आंसर कर सकें, और एग्जाम से पहले आपको रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट जरूर आएगी, क्योंकि आरबीडब्ल्यू के जो आरबीडब्ल्यू का पेपर है उसके बीच उसमें आपको 1 वीक का रिवीजन का टाइम मिलेगा, तो उस टाइम पर ये वीडियोस आपको काम आएंगी। ठीक है, तो इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन ए पावर ऑफ अटॉर्नी इज एग्जीक्यूटेड इन फॉरेन कंट्री। अगर कोई पावर ऑफ अटॉर्नी यहां पर किसी फॉरेन कंट्री में एग्जीक्यूट की गई है किसी होम लोन एप्लीकेशन के लिए, तो व्हाट इज द टाइम फ्रेम फॉर गेटिंग इट स्टैम्प्ड अपॉन इट्स रिसिप्ट इन इंडिया। तो जैसे ये पावर ऑफ अटॉर्नी इंडिया में आएगी, तो जैसे ये इंडिया में आई है तो कितने दिन के अंदर अंदर, कितना टाइम पीरियड है जिसके अंदर अंदर इसकी स्टैंपिंग हो जानी चाहिए, स्टैम्प्ड हो जानी चाहिए, यानी जो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह का पेमेंट करना है वो यहां पर पेमेंट हो जाना चाहिए। और ध्यान रखना, जो स्टैम्प ड्यूटी का जो पेमेंट है ना, अगर मैं स्टैम्प ड्यूटी के पेमेंट की बात करूं तो स्टैम्प ड्यूटी का जो पेमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से होता है, तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, सेपरेट। तो विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर, विद इन 2 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स, या विद इन 6 मंथ, कितने महीने के अंदर अंदर होगा यहां पर। तो आंसर कितना होगा यहां पर, तो आंसर हो जाएगा हमारा विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर उसकी जो स्टैम्प ड्यूटी है वो पे हो जानी चाहिए। ठीक है, जो स्टैम्प ड्यूटी है शुड बी पे विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर उसकी स्टैम्प ड्यूटी पे हो जानी चाहिए। और एक बार चलिए ध्यान से पढ़ते चलिए और देखो, देखते हैं आप क्या आंसर निकालते हैं इसका। जल्दी जल्दी पढ़िए क्वेश्चन को, है ना, आपकी तरफ से क्या आंसर आता है।
ये हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 27। यूनिट नंबर 27 चल रही है आरबीडब्ल्यू की रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में। यूनिट नंबर 27 को लेकर हम क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं यहां पर, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से पढ़ते चलो ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को, और मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो आप शेयर करते चलिए कि इसमें हमें किसके ऊपर टिक करना है। ठीक है, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस का आपको आंसर करते हुए चलना है यहां पर। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा है इसमें? इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर। तो 3 महीने के अंदर अंदर यहां पर क्या होना चाहिए? 3 महीने के अंदर अंदर उसकी जो स्टैंप ड्यूटी है वो पे हो जानी चाहिए, उसकी स्टैंपिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए यहां पर। ठीक है, चलो बढ़ते हम लोग आगे। आई थिंक सभी को आंसर मिल गया होगा, नोट कर लेना अपने पास में। ये क्वेश्चन फैक्ट एंड फिगर बेस्ड वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसमें चाहो तो वेरी इंपोर्टेंट के ऊपर टिक कर लो, वेरी इंपोर्टेंट मार्क कर लो इसमें। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, लेकिन इसमें वेरी इंपोर्टेंट लगा लो। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर आया है। क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज ए क्रूशियल एस्पेक्ट दैट ए बैंक मस्ट वेरीफाई बिफोर एक्सेप्टिंग पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर क्रिएशन ऑफ ए मॉर्गेज। अगर यहां पर मॉर्गेज क्रिएशन करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी साइन की गई है ना, अगर यहां पर कोई पावर ऑफ अटॉर्नी साइन की गई है, तो जब यहां पर बैंक की तरफ से पावर ऑफ अटॉर्नी को एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो इस केस में बैंक को किस चीज को यहां पर वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। तो यहां भी हमारे पास में 4 ऑप्शन है, तो आप सभी को मौका दे रहा हूं पढ़ने का, है ना। ध्यान से पढ़ो चारों क्वेश्चंस को और मेरे साथ में आंसर आप शेयर कीजिए। ठीक है, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, उसके साथ साथ मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो आप बताओ, शेयर कीजिए अपना आंसर कौन सा होगा। तो यस, तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो होगा, जो पावर ऑफ अटॉर्नी मस्ट इररिवोकेबल एंड रजिस्टर्ड विद इन दी ज्यूरिसडिक्शन वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड और द प्रिंसिपल रिसाइड्स। यानी जहां पर जो प्रिंसिपल है जिसने वो पावर ऑफ अटॉर्नी साइन की है, जिसने वो पावर ऑफ अटॉर्नी यहां पर असाइन की है, तो ऐसे केस में अगर आप देखोगे यहां पर, ठीक है, तो ऐसे केस में जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है या प्रिंसिपल रिसाइड, उस ज्यूरिसडिक्शन में यहां पर वो पावर ऑफ अटॉर्नी यहां पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। किसके पास? सब रजिस्ट्रार के पास में उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं यहां पर। तो आंसर कौन सा होगा? ए के ऊपर टिक करेंगे, ए हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 10, और इसके मैं कुछ और क्वेश्चंस कराने वाला हूं टुमारो, कल भी आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, कल भी मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगा तो इस टॉपिक के, सो दैट आप इस टॉपिक, ये टॉपिक आपका बहुत स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए यहां पर, एंड इसके आपको कल भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो जो चैनल है ऑफिसर अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, तभी आपके पास में नोटिफिकेशन आएंगे, तभी यहां पर इन क्वेश्चंस को आप देख पाएंगे। अंडर व्हाट कंडीशन डज एन इररिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी गेट ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड। तो यहां पर ऐसा कौन सा केस है जिसमें पावर ऑफ अटॉर्नी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है? यहां पर प्रिंसिपल को कैंसिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, या किसी और को कैंसिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अपने आप कैंसिल हो जाती है, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। ऐसा कौन सा केस यहां पर एप्लीकेबल होगा? तो ध्यान से पढ़िए और मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो आप शेयर कीजिए, इसमें हमें कहां पर टिक करना होगा इस क्वेश्चन में। इसमें हम कहां पर टिक करें सो दैट हमें आंसर मिल जाए इस क्वेश्चन का भी। ध्यान से पढ़ना है और शेयर करते जाना है। तो भाई यहां पर हमारा आंसर कौन सा होगा, है ना? ऑन द डेथ ऑफ द प्रिंसिपल। अगर यहां पर प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है ना। यानी अगर प्रिंसिपल की डेथ हो गई तो ऐसे केस में जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के तहत ही यहां पर पावर ऑफ अटॉर्नी साइन होती है। तो अगर प्रिंसिपल पर्सन की यानी जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी इश्यू की थी, अगर उसी की डेथ हो गई, तो यहां पर जो दूसरा पर्सन है जिसके फेवर में गई वो तो एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, तो एजेंट की तो कोई वैल्यू यहां पर रहेगी नहीं, है ना। जो एजेंट है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी यहां पर। तो ये थे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है जल्दी से आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? ऑफिसर्स अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं, भाई सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। अगर हम लोग बात करते हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ रियल प्रॉपर्टी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और अगर आरबीडब्ल्यू की बात करें तो आरबीडब्ल्यू में दिस इज यूनिट नंबर 30, है ना, सबसे लास्ट यूनिट है,
और सबसे लास्ट यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सबसे लास्ट यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आरबीडब्ल्यूएम में ये यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई जो क्वेश्चंस हैं वे एग्जाम में पूछे गए हैं, कई क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो आप सभी को टारगेट करना है कि आरबीडब्ल्यूएम में हमें कम से कम 60 प्लस स्कोर करना है, 60 प्लस नंबर लेकर आने हैं, क्योंकि ये सबसे लास्ट पेपर है, सबसे आखिरी पेपर आपका यही है। और इसी से फाइनली डिक्लेयर होता है कि आपका जीआईबी का एग्जाम क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। यही वो एक पेपर है जो लास्ट में आपको बताएगा कि पूरा जीआईबी आपका क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस पेपर को आपको बहुत मतलब ध्यान से पूरे सिलेबस को कवर करना है। अगर आपके पास जीआईबी का महापैक 2.0 है तो जीआईबी के महापैक 2.0 में आपको ये यूनिट पूरी कंप्लीट मिल जाएगी। वहां से इसको अच्छे से स्टडी कर लो, पढ़ लो उसमें से, है ना। वहां पर वीडियोस अवेलेबल हैं, लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल हैं, उनको देख लीजिए। एंड 22 ऑफ मार्च से अभी आरबीडब्ल्यूएम का नया बैच भी आप सभी के लिए आ रहा है, तो वहां पर भी हम ये यूनिट आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। आपको इस यूनिट की जो क्लासेस हैं वो प्रोवाइड करेंगे। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। और जीआईबी का रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो गया है, तो अपना जीआईबी का रजिस्ट्रेशन किसी भी समय आज अपना कंप्लीट कर लीजिएगा, सो दैट आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। तो वैल्यूएशन ऑफ रियल प्रॉपर्टी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 1 मैंने आपका इसको कंप्लीट करा दिया है। पार्ट 1 की वीडियोस आपके अकाउंट में अवेलेबल हैं, उससे आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और उसके बाद में जो पार्ट 2 है उसकी जो प्रैक्टिस है आप यहां से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके जरूर रख लेना, सो दैट जितने भी क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगा सब आपके अकाउंट में यहां पर सेव होते चले जाएं। और यूट्यूब चैनल को, है ना, ऑफिसर अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, सो दैट सारे क्वेश्चंस आपके अकाउंट में सेव हो जाएं। और जब भी आप एग्जाम से पहले इनको प्रैक्टिस करना चाहें, एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपके पास अवेलेबल रहने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है, और पहला क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर, इन दी वैल्यूएशंस ऑफ स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग्स सच एज होटल्स और सिनेमा हाउसेस व्हाट फैक्टर्स आर कंसीडर इन एडिशन टू द वैल्यू ऑफ द प्रेमाइसेस। अगर यहां पर कोई स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग है एंड उस स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग का अगर वैल्यूएशन करते हैं, यहां पर उसका वैल्यूएशन निकालते हैं, है ना, और ऐसी बिल्डिंग्स में अगर कोई होटल, मोटल, सिनेमा हाउस, कोई रेस्टोरेंट, है ना, इस तरह की जो चीजें हैं रन कर रही हैं, तो यहां पर कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इसके बिल्डिंग की जो वैल्यूएशन करेंगे वहां पर एक एडिशनल वैल्यू को ऐड करेगा, यहां पर एक एडिशनल वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है ऑन फिजिकल कंडीशन एंड एज ऑफ द बिल्डिंग। बी कहता है द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स सच एज मोनोपोली, गुडविल एंड कॉम्पिटेंस ऑफ मैनेजमेंट। सी कहता है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द बिल्डिंग। डी कहता है द करंट ऑक्यूपेंसी रेट्स एंड द पोटेंशियल फॉर फ्यूचर रेंटल इनकम। इनमें से किसके ऊपर टिक करें, कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। तो जब भी यहां पर वैल्यूएशंस निकालेंगे तो ऐसे केस में जो स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग होती है, जहां पर होटल, सिनेमा, रेस्टोरेंट ऐसा कुछ चल रहा होता है, तो वहां पर जो इंटेंजिबल एसेट्स होती है, तो इंटेंजिबल एसेट्स की जो वैल्यू है उसको भी यहां पर इंक्लूड कर लिया जाता है ना। हो सकता है उस बिजनेस की मोनोपोली हो, वहां पर उस बिजनेस की अच्छी गुडविल हो, यहाँ पर, है ना, कॉम्पिटेंस ऑफ मैनेजमेंट हो वहां पर, तो इसकी जो एडिशनल वैल्यू है ना, वो यहां पर एक्स्ट्रा उसमें एड ऑन हो जाती है। तो इसमें हम किसके ऊपर, बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है यहाँ पर, व्हाट फैक्टर्स, है ना, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ ए बिल्डिंग, है ना। जो भी यहां पर बिल्डिंग है, अगर हम बिल्डिंग की एस्टिमेटेड लाइफ की बात करते हैं, तो जो भी बिल्डिंग की एस्टिमेटेड लाइफ होगी, इनमें से कौन सा फैक्टर्स है जो उसको इन्फ्लुएंस करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है ओनली मटेरियल यूज इन द कंस्ट्रक्शन एंड द एज ऑफ द बिल्डिंग, है ना, उस बिल्डिंग को बनाने में जो भी यहां पर मटेरियल यूज हुआ है, इस्तेमाल हुआ है कंस्ट्रक्शन के टाइम पर, और उसकी जो एज है वही यहां पर एक जो फैक्टर्स है वो इन्फ्लुएंस करेगा इसकी एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ ए बिल्डिंग। वहीं पर द मटेरियल यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड प्रोविजंस ऑफ इंप्रूव एमेनिटीज इन न्यू बिल्डिंग। तो भाई यहां पर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा, है ना, पढ़ते ही यहां पर आंसर सामने आ रहा है। तो जो भी मटेरियल है कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हुआ है यहां पर, वो तो एक फैक्टर होगा ही होगा। उसके बाद में उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस कितनी बार हो रहा है ना, कैसे कैसे यहां पर मेंटेनेंस हो रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है वहां की,
ठीक है। एंड यहाँ पर प्रोविजन ऑफ इंप्रूव एमिनिटीज इन न्यू बिल्डिंग, क्या यहाँ पर उसमें कोई इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर किसके ऊपर, बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लाइमेटिक कंडीशन में कई जगह बहुत सारा फ्लड आता है ना, और फ्लड की वजह से कोई भी जो बिल्डिंग है बनी हुई है तो उसकी जो बेस है वो कमजोर होता चला जाता है, तो बिल्डिंग कभी भी बैठ सकती है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस भी यहाँ पर एक फैक्टर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्वेश्चन क्या किस चीज को इंडिकेट करेगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिंकिंग फंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस। तो जब भी हम यहाँ पर प्रॉपर्टी का वैल्यूएशंस करेंगे, है ना, जब भी हम किसी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करेंगे तो यहाँ पर अगर मैं किसकी बात करूं, व्हाट इज द पर्पस, पर्पस क्या है यहाँ पर, है ना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए सिंकिंग फंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। तो जब भी यहाँ पर प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करेंगे तो उसमें जो सिंकिंग फंड है, सिंकिंग फंड यहाँ पर एक रोल प्ले करता है, सिंकिंग फंड यहाँ पर एक है ना दिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है टू कवर द एनुअल मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। बी कहता है टू सेट असाइड फंड्स फॉर द पर्पस ऑफ रिप्लेसिंग और rebuilding the property at the end of its life to continue generating income. C कहता है to accumulate funds to the purpose of paying property taxes and insurance premises, insurance premiums यहाँ पर। D कहता है कि invest in additional properties to increase the overall value of the real estate portfolio। तो जब भी हम यहाँ पर किसी प्रॉपर्टी के वैल्यूएशंस की बात करेंगे तो इसमें जब सिंकिंग फंड रोल प्ले करता है तो सिंकिंग फंड का पर्पस क्या होगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो भाई सिंकिंग फंड का जो सिंपल सा पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या होता है, टू सेट असाइड फंड्स फॉर द पर्पस ऑफ रिप्लेसिंग और रिबिल्डिंग द प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ टू कंटिन्यू जनरेटिंग इनकम। तो यहां पर जो भी इनकम जनरेट हो रही है, जो भी पैसा जनरेट हो रहा है, वहां से कुछ पैसा अलग निकाल कर रखा जाता है, सो दैट यहां पर जब किसी प्रॉपर्टी की, किसी एसेट्स की जो लाइफ है वो पूरी हो जाती है यहाँ पर, या कंपनीज को अपने डेट का रीपेमेंट करना होता है, तो उस टाइम पर इसका इस्तेमाल किया जा सके, है ना। जब भी जैसे मैंने बात की थी, जो सिंकिंग फंड है वो एक तरह का पिग्गी बैंक होता है। तो कंपनीज अपने जो भी यहाँ पर इनकम जनरेट हो रही है, जो भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, उसमें से सर्टेन फंड्स अलग निकाल के रखती रहती है, सो दैट फ्यूचर में वो पैसा इकट्ठा होता चला जाएगा, उससे बड़ा काम यहाँ पर किया जा सके, है ना। जैसे एक छोटा बच्चा गुल्लक में पैसा इकट्ठा करता रहता है, तो वैसे ही ये सिंकिंग फंड भी है, एक तरह का पिग्गी बैंक ही है ये, जिसमें पैसा इकट्ठा करते रहते हैं, सो दैट फ्यूचर में बड़े पर्पज को फुलफिल किया जा सके। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है यहाँ पर, हाउ इज एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेटिंग यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड, है ना। जब यहाँ पर कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, जब यहाँ पर SLM स्ट्रेट लाइन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे केस में जो एनुअल डेप्रिसिएशन है उसका जो कैलकुलेशन है वो कैसे करेंगे, बाय डिवाइडिंग द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी बाय द नंबर ऑफ ईयर्स इन इट्स यूजफुल लाइफ। बी कहता है बाय मल्टीप्लाइंग द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी बाय ए फिक्स्ड परसेंटेज ईच ईयर। सी कहता है बाय एलोकेटिंग ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू द प्रॉपर्टी ईच ईयर बेस्ड ऑन इट्स इनिशियल कॉस्ट एंड साल्वेज वैल्यू। डी कहता है बाय यूजिंग ए डेप्रिसिएशन फैक्टर obtaining from the valuations tables based on the income and redemption rates। इनमें से किसके ऊपर टिक करें, कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। तो भाई अगर हम यहां पर जब भी किसकी एनुअल डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, जो भी यहां पर वैल्यू है, जो भी एसेट्स की वैल्यू है ना, उस अमाउंट को ऊपर रखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे जो भी यहां पर है ना लाइफ ऑफ द एसेट्स, है ना, जो नंबर ऑफ ईयर्स में जो भी आएगा यहां पर, उस नंबर ऑफ ईयर्स से उसको डिवाइड कर देंगे यहां पर। तो हमारे पास में जो स्ट्रेट लाइन मेथड है उससे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होकर आ जाता है। तो आंसर कौन सा होगा, इसमें ए के ऊपर टिक करेंगे, डिवाइडिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, है ना, जो भी यहां पर प्रॉपर्टी है उसकी जो कॉस्ट आई है, जितने भी आपने उसको परचेज किया है, तो वो जो अमाउंट है ऊपर आ जाएगी, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स इट्स यूजफुल लाइफ, यानी वो जो एसेट्स है, वो जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो भी यूजफुल लाइफ है ना, जो भी इसके नंबर ऑफ ईयर्स हैं यूजफुल लाइफ के, उससे डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं किसी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 2 लाख रुपए है ना, प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी, 2 लाख रुपए, और जो यूजफुल लाइफ है उसकी 10 ईयर्स की है, 10 साल की यहाँ पर यूजफुल लाइफ है, तो आप उसको क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर जो SLM है उससे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं,
है ना, उससे आप क्या करेंगे, यहां पर जो डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 10 से 10 गया यहां पर, तो यानी जो डेप्रिसिएशन है वो कितना आएगा यहां पर 20,000 रुपीज, 20,000 रुपये आ जाएगा। तो हर साल आप 20,000 20,000 20,000 जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस करते चले जाएंगे। डेप्रिसिएशन जो है वो 20,000 20,000 हर साल हटाते चले जाओगे यहां पर, इस तरीके से एप्लीकेबल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। ये क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए जो यहां पर स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल होता है और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड इस्तेमाल होता है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, उन दोनों के बीच में अंतर क्या है यहां पर। तो स्ट्रेट लाइन मेथड चार्जेस डेप्रिसिएशन एट ए फिक्स्ड परसेंटेज, वाइल जो यहां पर WDV मेथड है चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस। क्या ये सही है ना, तो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है यहां पर ऑप्शन नंबर ए। तो ए के ऊपर टिक कर देंगे। तो जो स्ट्रेट लाइन मेथड है उसमें क्या होता है, जो भी डेप्रिसिएशन है वो फिक्स्ड परसेंटेज पे रहता है, तो हर साल वो फिक्स रहेगा उतना ही है। लेकिन जब हम WDV मेथड की बात करते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की बात करते हैं, तो यहां पर जो चार्जेस है ऑफ डेप्रिसिएशन है वो रिड्यूसिंग बैलेंस के ऊपर लगेगा यहां पर। जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लास में भी आपको कैलकुलेट करते हुए बताया था यहां पर कि भाई जैसे अगर आप देखोगे अभी कोई प्रॉपर्टी यहां पर 2 लाख रुपए की है, ठीक है, इसके ऊपर मान लेते हैं 10% का जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज हो रहा है, तो आप क्या करोगे, इसका 10% कैलकुलेट करोगे, है ना। तो आप यहां पर जो 20,000 रुपीज उसको माइनस कर दोगे, तो नेक्स्ट बचा कितना 1,80,000 रुपीज, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जो डेप्रिसिएशन है वो किसके ऊपर, इसके ऊपर चार्ज होगा यहां पर 1,80,000 रुपीज के ऊपर, है ना, जो भी 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा इसके ऊपर। तो अगले साल 20 ईयर्स नहीं, है ना, नेक्स्ट ईयर जो है वो 18,000 जो है डेप्रिसिएशन यहां पर माइनस होगा। तो जो भी यहां पर रिड्यूसिंग बैलेंस आएगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 10% चार्ज होता चला जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर WDV एंड स्ट्रेट लाइन जो मेथड है वो यूज किया जाता है। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको यूनिट नंबर 30 में कवर कराए हुए हैं। अगर आपके पास में GIB का महापैक 2.2 है तो उसमें ये यूनिट नंबर 30 को दोबारा से एक बार रिवाइज कर लो, है ना। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, अगर आपके पास GIB का महापैक 2.0 नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, वहां पर आपको GIB का महापैक 2.0 मिल जाएगा, उसमें क्लिक करके आप उसको देख लो, है ना, यूनिट नंबर 30 हो, वहां पर मैंने SLM और WDV एग्जाम्पल के साथ में डिटेल में आपको बताया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया। अगर आप इंडिया में देखोगे, है ना, अगर इंडिया के अंदर हम लोग बात करते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो यहां पर कंट्रीब्यूट करते हैं, किस चीज को कंट्रीब्यूट करते हैं, कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए कहता है बेटर इम्यूनाइजेशन एंड न्यूट्रिशन कपल्ड विद प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। बी कहता है द अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड ओल्ड एज पेंशन। सी कहता है डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड हेल्थ केयर। डी कहता है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज एंड द प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन। इनमें से किसके ऊपर टिक करें, कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा, यहां पर जो हमारे करेक्ट आंसर को सही ठहराएगा। तो भाई इसमें यहां पर जो बेटर इम्यूनाइजेशन सिस्टम एंड न्यूट्रिशन मिलने लगा है यहां पर, है ना, कपल्ड विद प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। जो पहले बहुत सारी बीमारियां हो जाती थी उनका इलाज नहीं मिल पाता था, है ना, लेकिन अब डॉक्टर हॉस्पिटल के जो नंबर्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो इसकी वजह से इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है यहाँ पर। तो इसमें हम किसके ऊपर टिक करेंगे, कौन सा है हमारा करेक्ट आंसर, ए के ऊपर टिक करेंगे। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे थे। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। तो इसका तो आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, और ये क्वेश्चन क्या कहता है, RML वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने कराया हुआ है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिवर्स मॉर्गेज लोन फॉर सीनियर सिटीजन्स, है ना। जो भी यहां पर सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन्स की अगर हम लोग बात करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिवर्स मॉर्गेज लोन, जो भी यहां पर रिवर्स मॉर्गेज लोन है उसका प्राइमरी पर्पस क्या है सीनियर सिटीजन्स के लिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है टू प्रोवाइड देम विद लमसम पेमेंट बाय सेलिंग देयर प्रॉपर्टी। बी कहता है टू जनरेट इनकम फ्रॉम देयर प्रॉपर्टी वाइल अलाउइंग देम टू रिटेन ओनरशिप एंड कंटिन्यू रिसाइडिंग इन इट। सी कहता है टू अनेबल देम टू टेक आउट ए ट्रेडिशनल मॉर्गेज लोन फॉर परचेजिंग ए न्यू प्रॉपर्टी। और डी कहता है टू रीफाइनेंस एन एग्जिस्टिंग मॉर्गेज लोन एट ए लोअर इंटरेस्ट रेट।
इनमें से कौन सा है जिसको हम यहां पर टिक करें, है ना। अगर मैं प्राइमरी पर्पस की बात करूं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए रिवर्स मॉर्गेज लोन, तो रिवर्स मॉर्गेज लोन का जो प्राइमरी पर्पस वो क्या है कि जो ऐसे लोग हैं, है ना, ऐसे लोग हैं जो सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में आ गए हैं, जो यहां पर रिटायर्ड हो गए हैं, जिनके पास में यहां पर इनकम जनरेट होना बंद हो जाती है, तो ऐसे जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को बैंक के पास कोलेटरल करके उसके अगेंस्ट में इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में यहां पर अपना जीवन यापन करने के लिए बैंक से इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में जो पेमेंट है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहां पर टू जनरेट इनकम फ्रॉम देयर प्रॉपर्टी व्हाइल अलाउइंग देम टू रिटेन ओनरशिप एंड कंटिन्यूअस रिसाइडिंग इन इट। तो अगर आप देखोगे जब तक वो सीनियर सिटीजन्स जो ओनरशिप है उस प्रॉपर्टी की वो उन सीनियर सिटीजन्स के पास ही रहती है, और जब तक वो अलाइव हैं तब तक वो उस प्रॉपर्टी में रह सकते हैं। उनके जाने के बाद में, है ना, उनकी डेथ के बाद में बैंक यहां पर उस प्रॉपर्टी का पोजीशन अपने पास में लेकर उसको सेल करके अपने लोन की जो रिकवरी है यहां पर कर लेता है। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, बी के ऊपर टिक करें। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए यहां पर, हाउ डज ए रिवर्स मॉर्गेज लोन डिफर फ्रॉम ए ट्रेडिशनल मॉर्गेज लोन। जो रिवर्स मॉर्गेज लोन है वो ट्रेडिशनल मॉर्गेज लोन से कैसे अलग है, कैसे डिफरेंट है यहां पर। तो यहां पर हमारे पास में 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। दीज आर दी 4 ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास में, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखेंगे ये डिफरेंट कैसे हैं, तो भाई अगर मैं रिवर्स मॉर्गेज लोन की बात करूं यहां पर, है ना, जो रिवर्स मॉर्गेज लोन है अगर उसकी बात की जाए, चलिए बढ़े हम लोग आगे। एंड तो भाई यहां पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, हाउ डज ए रिवर्स मॉर्गेज लोन डिफर फ्रॉम ए ट्रेडिशनल लोन। ये अलग कैसे होता है यहां पर। तो भाई जो रिवर्स मॉर्गेज लोन है वो यहां पर सीनियर सिटीजन्स के लिए है। बोरोवर स्टार्ट विद स्टेक इन प्रॉपर्टी एंड रिसीव रेगुलर कैश फ्लो। तो यहां पर जो बोरोवर है वो अपने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर देता है बैंक के पास में, और उसके पास में यहां पर रेगुलर बेसिस पर कैश फ्लो आना शुरू हो जाता है। वेयर एज इन ए ट्रेडिशनल मॉर्गेज, जो यहां पर ट्रेडिशनल मॉर्गेज होता है उसमें जो बोरोवर स्टेक है वो इंक्रीज ओवर द टाइम एज लोन पेमेंट आर मेड। तो यहां पर अगर आप यहां पर जो ट्रेडिशनल मॉर्गेज है उसमें आप देखोगे बोरोवर को एक मुश्त पैसा मिल जाता है, यहां पर एक बार में पैसा मिल जाता है, या ट्रांचेस यहां पर ट्रांचेस में पैसा मिल जाता है, और उसके बाद में फिर कस्टमर को ईएमआई या इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में जो पेमेंट है वो करना होता है, ठीक है। तो ये फर्क हो जाता है यहाँ पर। और रिवर्स मॉर्गेज लोन किसके लिए है यहाँ पर, है ना, अगर मैं रिवर्स मॉर्गेज लोन की बात करूं, इट इज फॉर दी सीनियर सिटीजन्स। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। तो ये हमारा जो कौन सा है, इसमें हम किसके ऊपर, ए के ऊपर टिक करेंगे, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम ए के ऊपर टिक करने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर अवेलिंग ए रिवर्स मॉर्गेज लोन। है ना, इनमें से कौन सा है जो यहां पर रिवर्स मॉर्गेज लोन के लिए क्राइटेरिया नहीं है ना, रिवर्स मॉर्गेज लोन के क्राइटेरिया में नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है यहां पर, बोरोवर मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन अबव 60 ईयर्स ऑफ एज। है ना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो बोरोवर की एज है वो 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए। एंड जो भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है मस्ट बी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। ये तो मुझे गलत लग रहा है। द प्रॉपर्टी शुड बी फ्री फ्रॉम एनी अनकम्बरेंसेस। है ना, ये प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी लीगल केस वगैरह ना चल रहा हो। एंड रेसिडुअल लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी एटलीस्ट 20 ईयर्स, कम से कम 20 साल यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये भी सही है। यहाँ पर जो मुझे गलत लग रहा है बी है यहाँ पर, एंड बी ही हमारा करेक्ट आंसर है। वही आपको फाइंड आउट करना है। जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है मस्ट बी लोकेटेड विद इन इंडिया। इंडिया के अंदर वो प्रॉपर्टी लोकेटेड होनी चाहिए, ना कि आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में यहाँ पर लोन की फैसिलिटी नहीं मिलती है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसको देखिए,
व्हाट इज द मैक्सिमम मंथली पेमेंट कैन बी मेड अंडर ए रिवर्स मॉर्गेज लोन। जो रिवर्स मॉर्गेज लोन है उसमें मंथली पेमेंट मैक्सिमम कितनी प्रोवाइड की जा सकती है, 25,000, 50,000, 75,000 या 1 लाख रुपीज। तो यहां पर जो प्रोविजंस हैं वो हो जाएगा 50,000, 50,000 रुपए तक की जो मैक्सिमम मंथली जो पेमेंट है वो प्रोवाइड की जा सकती है। बी के ऊपर टिक करेंगे। तो दीज आर दी 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने अभी प्रैक्टिस किए हैं। तो मेरे साथ में अपना जो स्कोर है वो शेयर कर दीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी ऑफिसर्स अडर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। जीत बैच में JIB में 2024 में RBWM रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की हम लगातार प्रिपरेशन आपको करवा रहे हैं, लगातार तैयारी करवा रहे हैं और मैकमिलन बेस्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत बेहतर लेवल की हो, आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे लेवल पर जाए। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसके क्वेश्चन हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है लेंडर्स अप्रेजल प्रोसीड्यूर्स, है ना। लेंडर्स अप्रेजल प्रोसीड्यूर को लेकर हम लोग बात करेंगे। रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में यूनिट नंबर 27 हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट नंबर 27 की प्रिपरेशन आपको करा रहे हैं और इस यूनिट से, इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं पता नहीं चल पाता है, क्योंकि अगर आप मैकमिलन की बुक पढ़ रहे हैं तो वहां पर थ्योरिकल पार्ट है या 4 या 5 क्वेश्चन होंगे, है ना। अगर आप कहीं और से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं। लेकिन जब आप ऑफिसर अड्डा 24/7 के साथ में कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, तो ईच एंड एवरी टॉपिक के आपको, है ना, भरमार क्वेश्चंस मिलते हैं। हर टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लेंडर अप्रेजल प्रोसीड्यूर्स, इसके क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन एग्जामिनिंग, है ना, व्हेन examining title deeds to detect forgery, which of the following is not a recommended steps। इनमें से कौन सा recommended step उसमें नहीं होगा, है ना। अगर यहां पर कोई टाइटल डीड्स हैं, यानी किसी कस्टमर ने अगर हमारे पास यहां पर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में या होम लोन के लिए अप्लाई किया है, तो ऐसे केस में जो मॉर्गेज डीड है, यानी जो टाइटल डीड है, वो हमारे पास में रखेगा यहां पर, ठीक है। तो अपनी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बैंक के पास में रखेगा, तो वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या नहीं है, है ना, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो उसमें अगर फोर्जरी को आप कैसे डिडक्ट करेंगे, तो कोई 3 स्टेप है जिसके थ्रू आप डिडक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई एक स्टेप है जो इसका पार्ट यहां पर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कहता है वेरीफाइंग द शेड्यूल ऑफ द प्रॉपर्टी एंड इट्स रजिस्ट्रेशन विद द सब रजिस्ट्रार ऑफिस। बी कहता है चेकिंग दी कंसिडरेशन पेड एंड द स्टैंप ड्यूटी अफिक्स्ड ऑन द डॉक्यूमेंट। सी कहता है ensuring the execution of document is prior to the cancellation of stamps date of purchase। एंड डी कहता है examining security marks on the stamp paper for any sign of multiplications। इनमें से किसके ऊपर टिक करें, कौन सा है जो इसका पार्ट नहीं होगा, जो फोर्जरी डिडक्ट करने में काम नहीं आता है यहां पर। तो ensuring the execution of the document is prior to the cancellation of stamp duty या date of purchase, इससे नहीं पता चल पाएगा यहां पर, है ना। ये इसका करेक्ट आंसर में यहां पर नहीं आएगा, है ना। तो सी के ऊपर हम लोग क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वेरीफाइंग दी जो शेड्यूल ऑफ द प्रॉपर्टी एंड इट्स रजिस्ट्रेशन विद द सब रजिस्ट्रार ऑफिस, है ना। यहां पर शेड्यूल कब कब हुआ है, शेड्यूल को वेरीफाई करें, कौन सी डेट में रजिस्ट्रेशन हुआ है उसको यहां पर वेरीफाई किया जाए। उसके बाद में जो कंसिडरेशन है उसको चेक किया जाए, क्या कंसिडरेशन पे की गई है ना। जो स्टैम्प अफिक्स्ड ऑन दी डॉक्यूमेंट्स है ना, उसको यहाँ पर चेक करें। उसके बाद में यहाँ पर एग्जामिनिंग द सिक्योरिटी मार्क्स ऑन द स्टैम्प पेपर फॉर एनी साइन ऑफ द म्यूटिलेशंस, है ना। यहाँ पर कोई म्यूटिलेशन साइन तो नहीं है स्टैम्प पेपर के ऊपर, उसको यहाँ पर डिटेक्ट करें, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर सरसई से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, which of the following statement is true regarding the Central Registry of Securitization, Asset Reconstruction and Security Interest of India। अगर मैं किसकी यहाँ पर सरसई की बात करूं, है ना, अगर हम यहाँ पर सरसई की बात करें, सरसई को लेकर डिस्कस करें, तो इनमें से कौन सा है जो सरसई को लेकर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल यहाँ पर सही बताएगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है सरसई वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 and
फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज यहां पर। बी कहता है यहां पर ट्रांजेक्शन सिक्योर्ड बाय इमूवेबल प्रॉपर्टीज सच एज लैंड एंड बिल्डिंग कैन नॉट बी फाइल्ड विद सरसई। सी कहता है सरसई मेंटेन एंड ऑपरेट ए रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ओवर प्रॉपर्टी एज पर दी सरफेसी एक्ट 2002। और टी कहता है ओनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन सर्च एंड इंस्पेक्ट दी रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय रजिस्ट्री। तो भाई सरसई एक रजिस्ट्री का काम करती है यहाँ पर, है ना। पहली बात ये समझनी है आपको, सरसई क्या है, सरसई एक टाइप की रजिस्ट्री है यहाँ पर। और इसमें क्या होता है, अगर किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन दिया है तो उस प्रॉपर्टी को सरसई के पास रजिस्टर करवा देते हैं। अगर कोई और बैंक उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन देने जाता है तो यहां पर चेक कर सकते हैं कि कहीं किसी और बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने सेम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन तो नहीं दे रखा है, यह सरसई से पता चल जाता है यहां पर। तो ऐसे केस में अगर आप देखोगे, है ना, तो यहां पर जो सरसई है उसको एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर स्टैब्लिश किया गया। तो सरफेसी एक्ट 2002 में जो सरसई है वो यहां पर मेंटेन और ऑपरेट करता है एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम। जो भी ट्रांजैक्शन है वो चाहे सिक्योरिटाइजेशन से रिलेटेड हो, एसेट रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो या सिक्योरिटी इंटरेस्ट को क्रिएट करने की बात आए, इन सभी को यहां पर सरसई मेंटेन और ऑपरेट करने का काम करता है। तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे। और सरसई का पूरा नाम क्या है ये लिखा हुआ है ना, ऊपर देख लेते हैं, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, ये सरसई का पूरा नाम हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है यहां पर कि अकॉर्डिंग टू सरफेसी एक्ट, है ना, जो यहां पर सर फा ऐसी तीन चीजों से मतलब मिलकर बना है सरफेसी, सर फा ऐसी, ठीक है। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू द सरफा ऐसी एक्ट व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज विद द स्टिपुलेटेड 30 डेज टाइम पीरियड। अगर यहां पर सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग अगर यहां पर कोई इक्विटेबल मॉर्गेज है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता, नॉन रजिस्टर्ड रह जाता है, और यहां पर 30 डेज का टाइम पीरियड, है ना, विद इन द 30 डेज टाइम पीरियड, 30 दिन के अंदर अंदर अगर ये काम नहीं होता है तो व्हाट विल हैपन, उसके बाद में क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि मॉर्गेज विल बी कंसीडर वॉइड एंड अनएनफोर्सेबल। बी कहता है कि जो मॉर्गेजर है विल बी रिक्वायर्ड टू पे ए पेनल्टी ऑफ 5000 पर डे अंटिल रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड। सी कहता है कि मॉर्गेज विल बी ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड आफ्टर 30 डेज विद ए 10-fold इंक्रीज इन दी रजिस्ट्रेशन फी। डी कहता है नॉन रजिस्ट्रेशन विद इन दी टाइम स्टिपुलेटेड इज ट्रीटेड एज डिफॉल्ट एंड इट इज पनिशेबल विद द फाइन ऑफ अप टू ₹5000 पर डे। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमारे आंसर को करेक्ट इंडिकेट करेगा। तो अगर 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं आया तो नॉन रजिस्ट्रेशन विद द टाइम स्टिपुलेटेड इज ट्रीटेड एज डिफॉल्ट, तो यहां पर उसको डिफॉल्ट माना जाएगा और ये पनिशेबल है, और इसमें 5000 रुपीज, 5000 रुपए पर डे के हिसाब से फाइन लगाया जा सकता है। 5000 रुपीज पर डे का जो फाइन है वो यहां पर एप्लीकेबल हो जाता है। तो इसमें हम किसके ऊपर, डी के ऊपर टिक करेंगे, डी हमारा करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए यहां पर, बैंक लोन डिसबर्समेंट, व्हाट इज द प्रोटोकॉल इफ a part of the documentation is incomplete and the risk management department does not sign off, है ना। किसकी बात कर रहे हैं, अगर यहां पर बैंक लोन का जो डिसबर्समेंट है ना, जो भी बैंक लोन का डिसबर्समेंट है, व्हाट इज द प्रोटोकॉल इफ ए पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन इज इनकम्प्लीट, है ना। अगर यहां पर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन यहां पर इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं हुआ है यहां पर, एंड जो रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है डज नॉट साइन ऑफ, तो ऐसे केस में क्या होगा यहां पर, है ना। इसके लिए प्रोटोकॉल क्या है यहां पर, तो लोन इज ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड एंड द एप्लीकेंट मस्ट रिप्लाई, है ना, उसको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा यहां पर। मैनेजर यानी जो क्रेडिट मस्ट सीक ए वेवर ऑफ प्रोसीड्यूर्स प्रिस्क्राइब इन पॉलिसी बिफोर ऑथराइजिंग डिसबर्समेंट। सी कहता है द लोन इज डिसबर्स बट द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज एज ए पेनल्टी। डी कहता है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन इज इग्नोर्ड एंड द लोन इज डिसबर्स एज प्लान। तो इनमें से कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। तो ध्यान रखना, अगर बैंक लोन के डिसबर्समेंट की बात आती है और यहां पर डॉक्यूमेंट का कोई पार्ट अगर इनकम्प्लीट है
तो ऐसे केस में जो भी यहां पर मैनेजर है जो लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन्हें यहां पर उनको यहां पर लेना है, सीक करना है वेवर ऑफ प्रोसीड्यूर्स प्रिस्क्राइब इन पॉलिसी। ठीक है, जो प्रोसीड्यूर पॉलिसी में प्रिस्क्राइब किया है उसके ऊपर वेवर के लिए वो अप्लाई करेंगे, है ना, यहां पर डिसबर्समेंट को ऑथराइज करने से पहले यहां पर। ठीक है, उन्हें वेवर के लिए अप्लाई करना होगा। जब उनको वेवर मिल जाएगा तभी यहां पर आगे वो डिसबर्समेंट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो आंसर कौन सा होगा? बी के ऊपर टिक करेंगे हम लोग। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़िए और बताइए इसमें हमें कहां पर टिक करना है। इसका आंसर क्या होगा? लोन डिसबर्समेंट से रिलेटेड है ये भी, है ना, ये क्वेश्चन भी लोन डिसबर्समेंट से रिलेटेड है। लोन डिसबर्समेंट, व्हाई इज द डिस्क्रिशन टू अप्रूव ए वेवर इन ए सिंगल डिसबर्समेंट लोन एट हायर लेवल्स देन इन मल्टीपल डिसबर्समेंट लोन्स। यहां पर, है ना, अगर मैं किसकी बात करूं, जब हम लोन डिसबर्समेंट की बात करते हैं तो व्हाई इज द डिस्क्रिशन to approve a waiver in a single disbursement loan at a higher level than in multiple disbursement loan। यहां पर तो जब लोन डिसबर्समेंट की बात आती है, why is the discretion to approve, ठीक है ना, approve a waiver in the single disbursement loan। जब यहां पर हायर लेवल की बात करते हैं, जब मल्टीपल लोन डिसबर्समेंट की बात आती है, तो यहां पर भी हमारे पास में 4 ऑप्शन है, चारों को पढ़िए। बिकॉज इन ए सिंगल डिसबर्समेंट लोन there is a high risk of non recovery if the document is incomplete। B कहता है because further disbursement in a multiple disbursement loan can be stopped if the lacuna in the document is not removed during the period of waiver। C कहता है because single disbursement loan typically involve larger amounts requiring higher level approval। D कहता है because multiple disbursement loan have a higher chance of default necessitating striker and scrutiny। यहां पर तो भाई आंसर कौन सा होगा? बी है, क्योंकि जो भी आप यहां पर फर्दर डिसबर्समेंट करेंगे, है ना, मल्टीपल डिसबर्समेंट लोन में, तो इट कैन बी स्टॉप्ड इन दी इफ दी लैकुना इन दी डॉक्यूमेंट्स इज नॉट रिमूव्ड, है ना, यानी डॉक्यूमेंट में जो भी कमियां हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कतें हैं, अगर आप उनको दूर नहीं करते, है ना, जो वेवर टाइम पीरियड है, जो वेवर टाइम दिया गया है, अगर उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप उसको रिमूव नहीं करते, उसको हटाते नहीं है यहां पर, तो जो मल्टीपल लोन डिसबर्समेंट, है ना, जो मल्टीपल डिसबर्समेंट लोन है, उनको भी रोका जा सकता है, उनको भी स्टॉप कर किया जा सकता है यहां पर, कि आप कोई लोन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, कोई फर्दर बिजनेस आप नहीं करेंगे यहां पर, उसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है यहां पर। तो इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, डॉक्यूमेंट को हमें, है ना, अच्छे से चेक कर लेना। पूरी एक टू डू लिस्ट बना दी गई है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आ गए हैं, क्या क्या एक्टिविटी हो गई है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो टू डू लिस्ट के साथ में अगर हम काम करते हैं तो डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा? बी। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, What is the significance of obtaining a fresh encumbrance certificate annually or periodically in the context of loan inspection? तो जब भी हम लोन का इंस्पेक्शन करेंगे तो यहां पर पीरियोडिक बेसिस पर या एनुअली बेसिस पर हमें एक फ्रेश अनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको ऑब्टेन करने की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों लेने की जरूरत होती है इसको यहां पर? तो इसमें भी हमारे पास में 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। इन चारों को ध्यान से पढ़ते चलिए, चारों को ध्यान से पढ़िए और मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर करते चलिए कि इसमें हमें कहां पर टिक करना चाहिए, कौन सा है जो हमारे आंसर को यहां पर करेक्ट इंडिकेट करेगा। इनमें से कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को यहां पर इंडिकेट करेगा? इनमें से कौन सा है? चलिए, तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ए, है ना। ए हमारा आंसर क्यों है? To ensure that the property remains free from any new charges or liens that may affect the bank security। यहां पर कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई नया चार्ज तो क्रिएट नहीं हो गया, उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई नया लियन तो एप्लीकेबल नहीं हो गया यहां पर, कहीं वो बैंक की सिक्योरिटी को इफेक्ट तो नहीं करेगा यहां पर। तो इन चीजों को इंश्योर करने के लिए जब भी हम लोन का इंस्पेक्शन करेंगे तो हमें यहां पर जो अनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट है, एक फ्रेश अनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है।
सो दैट लोन की उस सिक्योरिटी को हम चेक कर सके, उसको इंश्योर कर सके यहां पर। तो आंसर कौन सा होगा, ए के ऊपर टिक करेंगे, ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, ये क्वेश्चन क्या किस चीज को डिफाइन करता है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस माइट ए लेंडर कंसीडर रिस्ट्रक्चरिंग ए होम लोन। तो जब भी यहां पर एक होम लोन को रिस्ट्रक्चर करने की बात आती है तो लेंडर इसको कब कंसीडर कर सकता है, ऐसे कौन सी सिचुएशन आएगी, ऐसी कौन सी कंडीशन आएगी जिसमें यहां पर होम लोन को रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है व्हेन बोरोवर इंटीग्रिटी इज डाउटेड एंड देयर विलिंगनेस टू रीपे द लोन इज नॉट क्लियरली एस्टेब्लिश्ड। बी कहता है व्हेन बोरोवर हैज द एबिलिटी टू रीपे द लोन बट इज अनविलिंग टू डू सो। सी कहता है व्हेन द बोरोवर एबिलिटी टू रीपे द लोन इज impaired but their unwillingness to repay the is clearly established। डी कहता है व्हेन द बोरोवर इज विलफुल डिफॉल्टर। इनमें से कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। तो पहचान में गए होंगे यहां पर, है ना, एक ऐसा बोरोवर जिसके पास में रीपेमेंट करने की एबिलिटी है बट अभी कोई ऐसी घटना घटी है, अभी कोई ऐसा इवेंट हैपन हुआ है जिसकी वजह से वो रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो लोन का रीपेमेंट करना चाहता है, उसकी लोन को रीपेमेंट करने की इच्छा है, यहाँ पर डिफॉल्ट नहीं करना चाहता। तो ऐसे केस में जो लेंडर है वो यहाँ पर कंसीडर कर सकता है कि उसके होम लोन को रिस्ट्रक्चर किया जा सके यहाँ पर। तो समझ ही गए होंगे आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें हम सी के ऊपर टिक कर देंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बोरोवर के पास में लोन को रीपेमेंट करने की एबिलिटी है लेकिन अभी कोई ऐसी इवेंट हैपन हुआ है, पे नहीं कर पा रहा है, तो अगर हम उसका रीशेड्यूल कर देंगे तो उसे समय मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा और फिर वो जैसी सिचुएशन सही होगी तो रीपेमेंट करना स्टार्ट कर देगा और हमारे पूरे लोन का रीपेमेंट यहां पर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आने लायक हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं क्योंकि लेंदी क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनको भी आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे, तभी उनका आंसर कर पाएंगे अगर आपने उस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है। इसमें बताइए व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द एनुअल रिव्यू ऑफ ए बोरोवर्स क्रेडिट रेटिंग फॉर ए होम लोन, है ना। अगर मैं यहां पर होम लोन की बात करूं तो बोरोवर्स की जो क्रेडिट रेटिंग है ना, जब भी यहां पर एनुअल रिव्यू होगा किसका, बोरोवर की क्रेडिट रेटिंग का होम लोन के लिए, तो उस एनुअल जब रिव्यू करेंगे यहां पर उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, किन किन चीजों को यहां पर इंक्लूड करते हुए चले। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा है, तो यहां पर सबसे पहले रिकॉर्ड ऑफ रीपेमेंट ऑफ पास्ट 12 मंथ्स, पिछले 12 महीने में लोन का जो रीपेमेंट हुआ है उसके रिकॉर्ड सामने रखे जाएं, ठीक है। उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन एज पर दी सैंक्शन टर्म, है ना, सैंक्शन टर्म के हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो डॉक्यूमेंटेशन सामने रखे जाएं। सिक्योरिटी कितनी है, परसेंटेज ऑफ सिक्योरिटी कवरेज, यहां पर जो भी आउटस्टैंडिंग लोन है उसको सामने रखा जाए। लैंड की वैल्यू एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू, यानी एलटीवी कितना है उसमें अभी। उसके बाद में इंप्रूवमेंट ऑफ द इनकम लेवल, इनकम लेवल में इंप्रूवमेंट क्या देखने को मिला है ना। लिक्विडिटी ऑफ द बोरोवर कैसी है यहाँ पर, तो इन सब चीजों को सामने रखा जाएगा जब भी यहाँ पर एनुअल रिव्यू होगा, और अगर इसमें कहीं पर कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी देख लेंगे। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में, और क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कंसीडरिंग वेदर ए हाउस या प्रॉपर्टी इज बीइंग bought for accommodation of investment when guaranteeing a loan। तो जब भी यहां पर एक लोन को गारंट करने की बात आ रही है तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कंसीडरिंग वेदर ए हाउस या प्रॉपर्टी इज बीइंग bought for accommodation और इन्वेस्टमेंट व्हेन गारंटीइंग ए लोन, जब यहां पर एक लोन को गारंट करने की बात आ रही है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है लोन्स फॉर प्रॉपर्टीज bought for investment are consider lower risk and require less security। बी कहता है लोन्स फॉर प्रॉपर्टीज बोट फॉर इन्वेस्टमेंट आर कंसीडर हाई रिस्क एंड रिक्वायर इंप्रूव मार्जिन एंड सिक्योरिटी गारंटी। सी कहता है द पर्पस ऑफ बाइंग द प्रॉपर्टी डज नॉट इन्फ्लुएंस द टर्म ऑफ द लोन। डी कहता है लोन फॉर द प्रॉपर्टीज बोट फॉर अकोमोडेशन रिक्वायर ए हायर इंटरेस्ट रेट। यहां पर तो अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो सिग्निफिकेंस क्या आ जाएगी, तो लोन्स फॉर प्रॉपर्टीज बोट फॉर इन्वेस्टमेंट आर कंसीडर हाई रिस्क,
अगर यहां पर कोई लोन किसके लिए, प्रॉपर्टीज बाई करने के लिए, प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए है, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो वो हायर रिस्क में कंसीडर होता है यहां पर। तो ऐसे केस में जो मार्जिन है, सिक्योरिटी है, गारंटी है, उसको इंप्रूव करने की रिक्वायरमेंट आती है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए प्रॉपर्टीज को परचेज कर रहा है, बाई कर रहा है, उसके लिए लोन लेने आ रहा है, तो यहां पर उससे हम मार्जिन मनी ज्यादा लेंगे, सिक्योरिटी भी उससे ज्यादा लेंगे यहां पर, या जो गारंटी है वहां पर एक्स्ट्रा गारंटी ऑब्टेन करेंगे यहां पर। तो आंसर कौन सा होगा, बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आ जाते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ होम लोन फ्रॉड व्हाट इज द सजेस्टेड मिटिगेशन मेजर फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ द इनकम डॉक्यूमेंट। है ना, जो होम लोन में बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं ना, उसमें यहां पर एक जो फ्रॉड है वो इनकम डॉक्यूमेंट्स में भी होता है। तो इनकम डॉक्यूमेंट्स में जो यहां पर मैनिपुलेशंस किया जाता है, जो इनकम डॉक्यूमेंट्स के साथ में जो छेड़छाड़ की जाती है, उसमें इस तरह की प्रॉब्लम को आप कैसे कम कर सकते हैं। मिटिगेशन का मतलब होता है मिनिमाइज करना, कैसे आप उनको कम कर सकते हैं। तो हियर 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, बताइए इसमें से हमें कहां पर टिक करना है, और उसके बाद में फिर आप मेरे साथ में अपना स्कोर शेयर कीजिए कि इन सभी को अटेम्प्ट करके आपने स्कोर कितना किया है यहां पर। तो भाई इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बी के ऊपर टिक करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ सैलरी स्लिप। जो सैलरी स्लिप है उसका वेरिफिकेशन करेंगे एम्प्लॉयर के साथ में, है ना, जहां पर वो पर्सन, वो बोरोवर काम करता है, जॉब करता है, उसके एम्प्लॉयर के साथ में सैलरी स्लिप का वेरिफिकेशन करेंगे। एंड जो यहां पर सैलरी अमाउंट है उसका जो कंपैरिजन है वो करेंगे यहां पर विद द बैंक स्टेटमेंट, कि जो सैलरी स्लिप आई है क्या उतना पैसा बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करना है, क्या उतना पैसा बैंक अकाउंट में आया है, उसके साथ में यहां पर कंपैरिजन किया जाएगा। तो इससे हम उसके जो इनकम डॉक्यूमेंट है उसके जेन्युइन होने का चेक करेंगे यहां पर। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है जल्दी से आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ऑफिसर्स अडल्ट इन्फॉर्मेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। जीत बैच में जेआईबी में 2024 की हम लगातार आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं, लगातार तैयारी करवा रहे हैं। RBWM मैकमिलन बेस्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की ये क्लासेस आपके लिए चल रही हैं, ठीक है। एंड आज हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं क्लास नंबर 19, और क्लास नंबर 19 में आज कौन सा टॉपिक है जिसके हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो भाई यहाँ पर एक टॉपिक हमारा चल रहा है, इस टॉपिक का मैंने पार्ट 1 आपको यस्टरडे कराया था, आज इसका हम पार्ट 2 कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है लेंडर अप्रेजल प्रोसीड्यूर्स। तो रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। तो रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में यूनिट नंबर 27 है, यूनिट नंबर 27 का पार्ट 2 हम कवर कर रहे हैं। अगर यस्टरडे वाला, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 भी जरूर देखिएगा, है ना। उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा। ये सब्जेक्ट, ये जो पेपर है सबसे लास्ट में पेपर होता है, और इस पेपर में हमेशा टारगेट बना के चलो कि मुझे कम से कम 60+ मार्क्स स्कोर करना है, 60+ नंबर लेकर आने हैं इस पेपर में। और अगर आप इस पेपर में 60+ मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको किस चीज के ऊपर, कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। और पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए जीआईबी का महापैक 2.0 सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है सीआईबी की प्रिपरेशन करने के लिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर आया है। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द की डिस्टिंक्शंस बिटवीन ए सिंपल मॉर्गेज एंड एन इक्विटेबल मॉर्गेज। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सिंपल मॉर्गेज और जो इक्विटेबल मॉर्गेज हैं, जब यहां पर इन टर्म ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, इन दोनों में की डिफरेंस क्या हो जाएगा, अंतर क्या है दोनों में। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि जो सिंपल मॉर्गेज है, मॉर्गेजर ट्रांसफर पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी, while in an equitable mortgage the mortgager retain possession। B कहता है in both simple and equitable mortgage the mortgager transfer possession of the property to the mortgagee। C कहता है in both simple and equitable mortgage the mortgagee retain possession of the property।
एंड डी कहता है इन सिंपल मॉर्गेज मॉर्गेजर रिटेन द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी व्हाइल इन एन इक्विटेबल मॉर्गेज द मॉर्गेजर ट्रांसफर पोजीशन टू द मॉर्गेजी। इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर टिक करें? तो भाई आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा यहां पर हमारा सी। सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगर मैं सिंपल मॉर्गेज और इक्विटेबल मॉर्गेज की बात करूं यहां पर, है ना, दोनों में ही अगर ट्रांसफर ऑफ पोजीशन की बात करते हैं तो दोनों में ही जो बैंकर हैं, ठीक है, बैंकर के पास में यानी मॉर्गेजी के पास में पोजीशन ट्रांसफर नहीं होता है ना। सिंपल मॉर्गेज हो या इक्विटेबल मॉर्गेज हो, दोनों में ही मॉर्गेजर जो होता है उसके पास में यहां पर पोजीशन रहता है ना, दोनों ही मॉर्गेज में रहेगा पोजीशन। बस बड़ा डिफरेंस क्या होता है, जो सिंपल मॉर्गेज होता है उसमें 2 विटनेस चाहिए होते हैं और यहां पर सिंपल मॉर्गेज को रजिस्टर्ड कराना मैंडेटरी होता है। वहीं पर इक्विटेबल मॉर्गेज में यह ऑप्शन नहीं होता। इक्विटेबल मॉर्गेज में नाम रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है और ना ही विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है यहां पर, है ना। ये बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में ही। तो इसमें हम किसके ऊपर? सी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द राइट ऑफ फॉरक्लोजर इन कंटेक्स्ट ऑफ ए मॉर्गेज। अगर हम मॉर्गेज वाले केस की बात करते हैं, अगर हम यहां पर मॉर्गेज को ध्यान में रखें तो बताओ भाई यहां पर राइट ऑफ फॉरक्लोजर का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट ऑफ फॉरक्लोजर, है ना, इससे आप क्या समझते हैं यहां पर? तो इसमें भी आपके पास में 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, बताइए इन चारों में से हम किसके ऊपर टिक करें, कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि राइट ऑफ मॉर्गेजर टू सेल द प्रॉपर्टी विदाउट द मॉर्गेज, जो मॉर्गेजीज कंसेंट है यहां पर। बी कहता है राइट ऑफ मॉर्गेजी टू सेल द मॉर्गेज प्रॉपर्टी विदाउट गोइंग टू कोर्ट। सी कहता है राइट ऑफ द मॉर्गेजी टू ऑब्टेन ए कोर्ट डिक्री दैट बार्स द मॉर्गेजर फ्रॉम रिडीमिंग द प्रॉपर्टी। एंड डी कहता है राइट ऑफ मॉर्गेजर टू रिडीम द प्रॉपर्टी आफ्टर मॉर्गेज मनी बिकम्स ड्यू। यहां पर इनमें से किसके ऊपर टिक करें? तो राइट ऑफ फोरक्लोजर में अगर आप ध्यान रखोगे यहां पर जो मॉर्गेजी है, मॉर्गेजी मतलब बैंकर जिसने लोन दिया है, वो मॉर्गेजी कहलाता है। तो मॉर्गेजी के पास अधिकार है कि वो टू ऑब्टेन ए कोर्ट डिक्री, कोर्ट से ऑर्डर ले सकता है दैट बार द मॉर्गेजर फ्रॉम रिडीमिंग द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को बेचने के ऊपर रोक लगवा सकता है, यहां पर उस प्रॉपर्टी को रिडीम करने के ऊपर रोक लगवा सकता है यहां पर मॉर्गेजर, है ना। मॉर्गेजर यहां पर रिडीम नहीं कर पाएगा यहां पर, तो मॉर्गेजी के पास में अधिकार है, तो कोर्ट से जो ऑर्डर है वो ले सकता है, कोर्ट से यहां पर, है ना, कोर्ट ऑर्डर लेकर आ सकता है वो, और इसमें मॉर्गेजर को, है ना, बैन कर सकता है उस प्रॉपर्टी से। तो ये होता है राइट ऑफ फोरक्लोजर यहां पर किसके पास? बैंक के पास में। तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है यहां पर, हाउ इज द प्रायोरिटी ऑफ चार्ज, है ना, हाउ इज द प्रायोरिटी ऑफ चार्ज डिटरमाइन व्हेन ए मॉर्गेजर क्रिएट सेपरेट रजिस्टर्ड मॉर्गेज ओवर द सेम प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ 2 और मोर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस। तो यहां पर किस तरीके से इसको डील करेंगे, है ना, क्या पूछा गया है, क्या बोला गया है कि हाउ इज द प्रायोरिटी ऑफ चार्ज डिटरमाइन, प्रायोरिटी ऑफ चार्ज को कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे निर्धारित करेंगे, जहां पर मॉर्गेजर क्रिएट सेपरेट रजिस्टर्ड मॉर्गेज ओवर सेम प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ 2 और मोर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। अगर 2 या 2 से ज्यादा बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर बोरोवर ने सेम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में अगर लोन लिया हुआ है यहां पर, है ना, 2 या 2 से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में सेम प्रॉपर्टी को अगर उसने रजिस्टर्ड मॉर्गेज क्रिएट करा रखा है, तो ऐसे केस में यहां पर जो प्रायोरिटी ऑफ चार्ज है वो किसको मिलेगी, यानी अगर कल की डेट में ये बोरोवर डिफॉल्ट कर जाता है तो कौन से बैंक के पास में या कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में यहां पर राइट्स रहेंगे, अधिकार रहेंगे पहले उस प्रॉपर्टी को बेचकर पैसा लेने के। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है बाय द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द डीड्स, है ना, जिस डेट में डीड का रजिस्ट्रेशन हुआ है वहां से डेट कैलकुलेट होगी। बी कहता है बाय द अमाउंट ऑफ लोन प्रोवाइडेड बाय ईच इंस्टीट्यूशन, लोन की अमाउंट के बेसिस पर यहां पर प्रायोरिटी दी जाएगी। सी कहता है बाय द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डीड्स दैट हैव बीन ड्यूली रजिस्टर्ड विद 4 मंथ्स ऑफ द एग्जीक्यूशन, है ना, यहां पर जो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डीड्स, यानी जिस डेट में यहां पर उस जो डीड है उसका एग्जीक्यूशन हुआ है ना, एंड बीन ड्यूली रजिस्टर्ड विद 4 मंथ्स ऑफ द एग्जीक्यूशन, 4 महीने के अंदर अंदर अगर उसका यहां पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, यानी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है ना, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। या बाय द ऑर्डर इन विच इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड द लोन,
तो भाई यहां पर जो एग्जीक्यूशन की डेट है और उस एग्जीक्यूशन की डेट से यहां पर उस जो डीड है ना, जो डीड है उसको यहां पर रजिस्टर्ड करा लिया जाता है विद इन 4 मंथ्स, 4 महीने के अंदर अंदर। जिस डेट में एग्जीक्यूशन हुआ है 4 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। जो बैंक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये काम पहले करवा लेगा उसका ही सबसे पहला जो राइट्स है, अधिकार है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, यानी जो चार्ज में जो प्रायोरिटी है उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को यहां पर मिल जाएगा। तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज एन इंपोर्टेंट एस्पेक्ट टू कंसीडर व्हेन ऑब्टेनिंग एन इक्विटेबल मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। अगर हम इंपोर्टेंट एस्पेक्ट की बात करें, व्हाट इज एन इंपोर्टेंट एस्पेक्ट टू कंसीडर व्हेन ऑब्टेनिंग एन इक्विटेबल मॉर्गेज ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, जब यहां पर इक्विटेबल मॉर्गेज ऑब्टेन कर रहे हैं किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो ऐसे केस में इंपोर्टेंट एस्पेक्ट क्या होगा, यहां पर क्या इंपोर्टेंट चीजें ऑब्टेन करना जरूरी है यहां पर, कि जो कलर ऑफ द प्रॉपर्टी है ना वो इंपोर्टेंट रहेगा, डिस्टेंस ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम द नियरेस्ट बैंक ब्रांच, यहां पर एक्सपर्टीज ऑफ एन एडवोकेट टू एस्टैब्लिश द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, और उसके बाद में जो यहां पर ऑप्शन नंबर डी है वो कहता है इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय द फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस। इनमें से किसके ऊपर टिक करें यहां पर। तो अगर आप इंपोर्टेंट एस्पेक्ट को कंसीडर करेंगे यहां पर, तो उसमें कौन सा आ जाएगा, इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहां पर एक्सपर्टाइज, है ना, एक्सपर्टाइज ऑफ एन एडवोकेट, एक एडवोकेट की जो एक्सपर्टाइज है उसको ऑब्टेन किया जाएगा, है ना। जो एक एडवोकेट है उसकी जो यहां पर एक्सपर्टाइज है उसको ऑब्टेन करेंगे यहां पर, टू स्टैब्लिश द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। एडवोकेट से जो यहां पर NEC है, नॉन अनकम्बरेंस सर्टिफिकेट ऑब्टेन करेंगे कि वो जो प्रॉपर्टी है जिसे बोरोवर बैंक के पास में यहां पर चार्ज क्रिएट कर रहा है, बैंक के पास में उसको कोलेटरल कर रहा है यहां पर, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई यहां पर उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा है ना, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, कोर्ट में कोई केस तो नहीं चल रहा है, बोरोवर ने वो प्रॉपर्टी किसी और के पास तो मॉर्गेज नहीं कर रखी है यहाँ पर, है ना। उस प्रॉपर्टी का जो टाइटल डीड है वो क्लियर है, यानी जो बोरोवर है उसके नाम पर ही वो प्रॉपर्टी है, यहाँ पर टाइटल उसके नाम पर है उसका, है ना। इन चीजों को यहाँ पर जो पैनल और एडवोकेट होता है ना, बैंक के जो पैनल एडवोकेट होता है उसी के द्वारा ये काम करवाया जाता है यहाँ पर। तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिटरमाइनिंग द टेन्योर ऑफ लैंड व्हेन कंसीडरिंग इट फॉर मॉर्गेज पर्पस, है ना। सिग्निफिकेंस है ना, क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जब भी हम लैंड के टेन्योर की बात करते हैं, है ना, जब भी लैंड के टेन्योर की बात करेंगे, जब इसको कंसीडर करेंगे एज ए मॉर्गेज पर्पस के लिए, है ना, वो जो लैंड है जब बैंक के पास में मॉर्गेज होगा यहाँ पर मॉर्गेज पर्पस के लिए कंसीडर करेंगे, तो इसमें इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या आएगा, इसमें किस चीज के ऊपर यहां पर फोकस रहेगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट ऑफ द लोन, बी कहता है टू असर्टेन द ओनरशिप एंड राइट्स एसोसिएटेड विद द लैंड सच एज फ्री होल्ड, लीज होल्ड और स्टेट ओन, सी कहता है टू डिटरमाइन द कलर ऑफ द लैंड, एंड डी कहता है कि एसेस द डिस्टेंस ऑफ द लैंड फ्रॉम द नियरेस्ट बैंक ब्रांच। इनमें से किसके ऊपर टिक करें, तो आंसर कौन सा होगा यहां पर, बी के ऊपर टिक करेंगे, टू असर्टेन द ओनरशिप एंड राइट्स दैट इज एसोसिएटेड विद द लैंड, है ना। उस लैंड के साथ में यहां पर जो एसोसिएटेड यहां पर ओनरशिप किसकी है, उसके ऊपर मालिकाना हक किसका है, उसके ऊपर राइट्स किसके हैं यहां पर, है ना। क्या वो प्रॉपर्टी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, लीज होल्ड है या स्टेट ओन प्रॉपर्टी है, किस टाइप की प्रॉपर्टी है यहाँ पर, इन चीजों के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है यहाँ पर। तो आंसर कौन सा होगा, इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, और ये क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द रूट ऑफ टाइटल, व्हाट इज द रूट ऑफ टाइटल इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी टू बी मॉर्गेज। जो भी यहां पर प्रॉपर्टी बैंक के पास में मॉर्गेज की जा रही है और उसमें टाइटल को इन्वेस्टिगेट करने की बात आती है, तो जब हम टाइटल को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वहां पर रूट ऑफ टाइटल क्या है, यहां पर रूट ऑफ टाइटल किस चीज को जाना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है यहां पर कि ए डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड ए डिटेल हिस्ट्री ऑफ द प्रॉपर्टी ओनरशिप
बी कहता है ए लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड सेलर ऑफ द प्रॉपर्टी। सी कहता है ए डॉक्यूमेंट दैट शोज द प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू। डी कहता है ए सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी। यहां पर ए बी सी डी में से किसके ऊपर टिक करें? तो अगर मैं रूट ऑफ टाइटल की बात करूं ना यहां पर, है ना, इट इज ए डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड ए डिटेल हिस्ट्री ऑफ द प्रॉपर्टी ओनरशिप। प्रॉपर्टी जो ओनरशिप है यहां पर, जो मालिकाना हक है, उसकी डिटेल हिस्ट्री को डिफाइन करता है रूट ऑफ टाइटल यहां पर। तो इसमें हम किसके ऊपर? ए के ऊपर टिक करेंगे। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर। तो ये जो शब्द है वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसी शब्द के बेसिस पर, इसी वर्ड के बेसिस पर यहां पर एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाई इज इट इंपोर्टेंट टू इंश्योर दैट ऑल लैंड रेवेन्यू एंड म्युनिसिपल टैक्सेस आर पेड अप टू डेट बिफोर क्रिएटिंग ए मॉर्गेज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। है ना, ये इंपोर्टेंट क्यों है? व्हाई इज इट इंपोर्टेंट, है ना, इस चीज को इंश्योर करना कि ऑल लैंड रेवेन्यू एंड म्युनिसिपल टैक्सेस जो हैं वो यहां पर पे किए जा चुके हैं जब उस प्रॉपर्टी को, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को बैंक के पास मॉर्गेज किया जा रहा है यहां पर, है ना। उसके ऊपर जो लैंड रेवेन्यू है, जो म्युनिसिपल टैक्सेस हैं, वो कस्टमर के द्वारा पे कर देने किए जाने चाहिए यहां पर। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है टू अवॉइड एनी क्लेम ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 295 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, to increase the market value of the property, to reduce the interest rate of the mortgage loan and to expedite the registration process of the mortgage। तो यहां पर कल की डेट में उस प्रॉपर्टी के ऊपर, है ना, अगर लैंड रेवेन्यू यहां पर ड्यू रहता है या म्युनिसिपल टैक्सेस अगर ड्यू रहते हैं यहां पर, तो ऐसे केस में यहां पर क्लेम किया जा सकता है फ्यूचर में। और जो यहां पर ये रेवेन्यू या जो म्युनिसिपल टैक्सेस हैं, इनको यहां पर प्रायोरिटी मिल जाएगी। तो ऐसे क्लेम को यहां पर फ्यूचर में कोई प्रायोरिटी ना मिले, टू अवॉइड एनी क्लेम ऑफ द प्रायोरिटी अंडर सेक्शन 295 ऑफ द इनकम टैक्स, तो उसको नील एंड वॉइड करने के लिए यहां पर क्या किया जाता है? बोरोवर को, कस्टमर को बोला जाता है कि पहले, है ना, इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी लैंड रेवेन्यू है या जो म्युनिसिपल टैक्सेस है उसको आप क्लियर कर लो, है ना, वो पूरा पे कर दो। उसके बाद में फिर बैंक के पास में आइए यहां पर इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करने के लिए। ओके, चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर? व्हाट इज द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस। है ना, अगर मैं यहां पर किसकी बात करूं, पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन के पर्पस क्यों अगर हम लोग बात करें, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, है ना, जो भी यहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी में ट्रांजैक्शन हो रही है यहां पर, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का पर्पस क्या है यहां पर, क्यों चाहिए? ऑप्शन नंबर ए कहता है टू लेवी स्टैम्प ड्यूटी ऑन द ट्रांजैक्शंस। बी कहता है टू क्रिएट ए चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी। सी कहता है टू प्रोवाइड कन्वर्जन, है ना, जो कन्वर्जन है ऑफ एविडेंस, एश्योरेंस ऑफ टाइटल एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। डी कहता है टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। जो यहां पर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का जो पर्पस है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन से रिलेट करता है यहां पर, तो वो एक तरीके से, है ना, कंजर्वेशन, है ना, ये कन्वर्जन नहीं है, दिस इज कंजर्वेशन। कंजर्व करना यानी अपने पास संभाल के रखना। टू प्रोवाइड कंजर्व ऑफ एविडेंस, तो बैंक इसको एविडेंस के तौर पर अपने पास रख लेता है यहां पर। एंड ये एक तरह का एश्योरेंस भी होता है टाइटल का, कि जो बोरोवर हमारे पास में लोन लेने के लिए आ रहा है, प्रॉपर्टी उसी के नाम पर है यहां पर, है ना, जो टाइटल है, टाइटल के एश्योरेंस को भी यहां पर डिफाइन करता है। और इसके साथ साथ प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, जो यहां पर फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं उनके ऊपर भी ये रोक लगाता है। जो फ्रॉड होते हैं उनको भी ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंशन ऑफ द फ्रॉड। तो इसमें हम किसके ऊपर? सी के ऊपर टिक करेंगे। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। इसमें हम किसके ऊपर? सी के ऊपर टिक करेंगे यहां पर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 किस बारे में बताएगा यहां पर? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रजिस्टरिंग डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, है ना। जो भी यहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन है उसमें अगर हम प्राइमरी पर्पस की बात करें, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रजिस्टरिंग डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी यहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई ट्रांजैक्शन हुई है, तो ऐसे केस में डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराना का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, ये काम कराने की जरूरत क्यों होती है यहां पर? ऑप्शन नंबर ए कहता है टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट ऑफ द लोन।
बी कहता है टू इंश्योर द लीगलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोवाइड पब्लिक नोटिस ऑफ द ट्रांजेक्शंस। सी कहता है टू डिटरमाइन द कलर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड डी कहता है टू एसेस द डिस्टेंस ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम द नियरेस्ट बैंक ब्रांच, है ना। तो ए बी सी डी, इन चारों में से हम किसको यहां पर चूज करें, इन चारों में से किसके ऊपर टिक करें? तो यहां पर सबसे पहले जो पर्पस रहता है, प्राइमरी पर्पस होता है रजिस्टरिंग द डॉक्यूमेंट, जो यहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। यहां पर जो लीगलिटी है डॉक्यूमेंट्स की वो इंश्योर किया जा सके, डॉक्यूमेंट्स की लीगलिटी को इंश्योर कर सके यहां पर। एंड इसके साथ साथ एक पब्लिक नोटिस बिल ट्रांजेक्शन का यहां पर प्रोवाइड किया जाता है, सो दैट और लोगों को भी इसकी जानकारी हो और लोगों को भी इसके बारे में पता रहे यहां पर, है ना। कोई अदर पार्टी उसके ऊपर क्लेम करने ना आए, और अगर कोई अदर पार्टी क्लेम करने आती है तो गिवन टाइम पीरियड में वो क्लेम कर सकती है। अगर वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो फिर उसके ऊपर क्लेम करने का राइट्स किसी का नहीं होता। चलिए, और एक क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा यहां पर। इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र स्टेट की बात हो रही है क्योंकि बहुत सारी जो ट्रांजेक्शन है महाराष्ट्र स्टेट में होती हैं। तो व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन फी और इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शंस? जो भी यहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो ट्रांजेक्शन होती है ना, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में ट्रांजेक्शन होगी उसमें मैक्सिमम यहां पर जो लिमिट है वो कितनी होगी रजिस्ट्रेशन फीस की इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शंस के लिए? 1% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 30,000 रुपीज, 2% ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, या देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट। तो इसमें जो मैक्सिमम है दैट इज रुपीज 30,000, 30,000 रुपए मैक्सिमम यहां पर एप्लीकेबल हो जाती है। ठीक है, तो ये थे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैंने आप सभी को 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं इस टॉपिक के। सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है जल्दी से मेरे साथ में शेयर कर दीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? ऑफिसर्स अडल्ट इन्फॉर्मेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। जीत बैच जीआईबी में 2024 में हम लगातार आपको आरबीडब्ल्यूएम रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करा रहे हैं। मैकमिलन बेस्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लगातार आपके पास पहुंच रहे हैं। एंड ये जो क्वेश्चंस का सिलसिला है, अगर हम इस क्वेश्चंस के सिलसिले की बात करते हैं तो लगातार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। एंड आरबीडब्ल्यूएम में रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में हमेशा आपको अपना टारगेट बना के चलना है कि इस सब्जेक्ट में मुझे कम से कम 60 प्लस स्कोर करना है, कम से कम 60 प्लस नंबर लेकर आने हैं इस सब्जेक्ट में, है ना। तभी आप यहाँ पर जीआईबी को फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएंगे। और इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है, कि आप यहाँ पर इस लेवल पर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं, है ना, और इस लेवल पर एक एक टॉपिक को पूरे सिलेबस को कंप्लीट करें। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो पूरे 100 मार्क्स की प्रिपरेशन करके जाओ, पूरे 100 नंबर की तैयारी करके जाइए। ठीक है, पास होने के लिए आपको कितने चाहिए? पास होने के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए, पास होने के लिए आपको 50% नंबर चाहिए, है ना। वो मार्क्स आप बड़े आराम से लेकर आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए बढ़ेंगे हम लोग आगे। और जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है, जब आप रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरबीडब्ल्यूएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको यहां पर फोकस करना है किस चीज के ऊपर, और वो है कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है, सो दैट, है ना, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस सब्जेक्ट में, किसी भी कोई भी टॉपिक आ जाए। क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, 80 to 85% क्वेश्चंस ऐसे आएंगे एग्जाम में जो क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे होंगे, फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। ठीक है, 80 to 85% जो क्वेश्चन है ऐसे मिलेंगे जिन क्वेश्चंस को आप फर्स्ट टाइम पहली बार देख रहे होंगे। तो वहां पर कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको काम आएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है, ठीक है, इसी के बेसिस पर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने हो उसका आंसर कर पाएंगे। एंड अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर फोकस करना है तो आज ही एनरोलमेंट कर लीजिएगा JAIIB के महापैक 2.0 में, है ना। JIIB का महापैक, है ना, जो यहां पर 2.0 है, उसमें अपना एनरोलमेंट आज ही कर लीजिएगा। और आज एनरोलमेंट करेंगे तो आज से ही आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में यूनिट नंबर 26 की अगर हम लोग बात करें, यहां पर जो आज हम टॉपिक कवर कर रहे हैं उसका नाम है अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स। जो अदर फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं वो हम यहां पर
कवर कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चंस का सिलसिला स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। जब हम इंडिया में म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, ठीक है, जब हम इंडिया में म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो कौन सी स्टेटमेंट इससे रिलेटेड है, यहां पर कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इसको फॉलो करेगी। ऑप्शन नंबर ए कहता है यहां पर म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बी कहता है इट इज ऑप्शनल फॉर एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी टू रजिस्टर विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी। उसके बाद में सी कहता है यहां पर जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है यानी सेबी रेगुलेट दी सिक्योरिटीज मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। और डी कहता है इन्वेस्टर डू नॉट नीड टू कंसर्न अबाउट द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ म्यूचुअल फंड्स व्हेन इन्वेस्टिंग। तो इंडिया के अंदर जब म्यूचुअल फंड्स के रेगुलेशंस की बात करते हैं तो इंडिया में म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करने का जो काम है वो यहां पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से किया जाता है ना। सेबी यहां पर इसको रेगुलेट करती है और जब सेबी की तरफ से इसको रेगुलेट किया जाता है यहां पर, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं, ये लोगों से जो पैसा है पब्लिक से इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करते हैं, पूल करते हैं मनी को और फर्दर उसको फिर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, बॉन्ड्स में, गोल्ड में, अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे और वहां से जो रिटर्न आएगा अपने एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद में उस रिटर्न को इन्वेस्टर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये किसमें, तो यहां पर सेबी रेगुलेट करता है सिक्योरिटीज मार्केट को और जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसको भी रेगुलेट करने का काम करता है। यहां पर ये ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग क्यों है, क्योंकि यहां पर ऑप्शनल शब्द इस्तेमाल किया गया है। इट इज नॉट ऑप्शनल, ये ऑप्शनल नहीं है यहां पर, ठीक है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ म्यूचुअल फंड्स। इनमें से कौन सा यहां पर म्यूचुअल फंड्स का फीचर नहीं है, कौन सा इसका पार्ट यहां पर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कहता है गारंटीड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। बी कहता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट थ्रू फंड मैनेजर्स। सी कहता है डाइवर्सिफिकेशन टू रिड्यूस रिस्क बाय स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस डिफरेंट सिक्योरिटीज। डी कहता है लिक्विडिटी अलाउइंग म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स टू बी कन्वर्टेड इनटू मनी बाय सेलिंग इन दी मार्केट। इनमें से कौन सा है, ए बी सी डी में से किसके ऊपर टिक करें। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ये चारों जो ऑप्शन है यहां पर, इनमें से कौन सा है जो एक्यूरेट आंसर को इंडिकेट करेगा, जो एक्यूरेट आंसर को बताएगा यहां पर। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा इसमें ए के ऊपर टिक करेंगे। तो ए यहां पर जो म्यूचुअल फंड है उसमें गारंटीड रिटर्न की कभी नहीं बात की जाती, ठीक है। म्यूचुअल फंड में जितने भी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं वो कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे कि आपके इस म्यूचुअल फंड में इतना गारंटीड रिटर्न्स आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी गारंटी नहीं दी जाती। और जो यहाँ पर प्रोफेशनल मैनेजमेंट थ्रू दी फंड मैनेजर्स है ना, जो भी म्यूचुअल फंड में पैसा आता है वो प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है यहाँ पर फंड मैनेजर्स के द्वारा। दैट इज करेक्ट, बिल्कुल सही है यहाँ पर। उसके बाद में डाइवर्सिफिकेशन टू रिस्क रिड्यूस बाय स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द डिफरेंट सिक्योरिटीज। और म्यूचुअल फंड के पास में जो भी इन्वेस्टर से पैसा आता है वो अलग अलग सिक्योरिटीज में इसको उठाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अलग अलग सिक्योरिटीज में इसका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, कुछ पैसा शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया यानी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, कुछ पैसा डेट में यानी बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर दिया, कुछ पैसा यहाँ पर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, कुछ पैसा यहाँ पर किसी और सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो अदर डिफरेंट जो इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं उसे बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन करना। तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, वो भी इसका पार्ट है। उसके बाद में लिक्विडिटी अलाउइंग म्यूचुअल फंड यूनिट टू बी कन्वर्टेड इनटू मनी बाय सेलिंग इन द मार्केट। तो जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं अगर उसको कोई बेच कर, है ना, सेल करके यहाँ पर कैश में कन्वर्जन करना चाहता है तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी भी अवेलेबल होती है। तो बी सी डी बिल्कुल करेक्ट है, जो रॉन्ग है यहाँ पर वो ए हो जाएगा, ए के ऊपर टिक करेंगे। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द डिस्टिंक्शंस बिटवीन ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो यहां पर डिस्क्राइब करेगी कि जो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स होते हैं और जो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं उन दोनों के बीच में अंतर क्या है। देखिए भाई, मैं सिंपल एक
आपको दो ही शब्दों में बता देता हूं यहां पर, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम और क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स को। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स वो होती हैं ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम जिसमें आप कभी भी एंटर कर सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, है ना, कभी भी आप उसमें आ सकते हैं, कभी भी उससे जा सकते हैं। तो दीज आर ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम। और दूसरी होती है यहां पर क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स वो होती हैं जिसमें आप एंट्री तो कर लोगे, लेकिन वहां पर एक सर्टेन टाइम पीरियड तक आपको उसमें रहना पड़ेगा वहां पर, यानी आपको इन्वेस्टमेंट करके रखना पड़ेगा। और ये जो टाइम पीरियड है वो नॉर्मली 3 साल का होता है ना। ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और 3 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा, यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे, पैसा लगा दोगे, तो 3 साल से पहले पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसी जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जो यहां पर विड्रॉल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं, वो कहलाती हैं क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो आप बड़े आराम से पहचान लोगे अब यहां पर, है ना। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी चूज कीजिए। इन चारों में से कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को डिस्क्राइब करेगा, जो हमारे करेक्ट आंसर को बताएगा यहां पर, इनमें से कौन सा है। तो भाई इसमें हम लोग टिक कर दें किसके ऊपर, जो ओपन एंडेड फंड्स हैं वो अलाउ करता है इन्वेस्टर्स को टू बाय एंड सेल यूनिट्स एट एनी टाइम बेस्ड ऑन दी एनएवी। तो जो भी यहां पर एनएवी होती है, नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू क्या होती है, किसी भी म्यूचुअल फंड यूनिट की करंट मार्केट वैल्यू, है ना। कोई भी म्यूचुअल फंड यूनिट है उसकी जो भी यहां पर करंट मार्केट वैल्यू होगी उसको ये इंडिकेट करेगा, और इसका नाम है ओपन एंडेड फंड्स, है ना। इसे क्या बोलते हैं, ओपन एंडेड फंड्स के नाम से जाना जाता है। यहां पर कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करो, कभी भी बाई करो, कभी भी सेल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं पर जो क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं, दीज आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज फॉर ट्रेडिंग, है ना। सेबी ने मैंडेटरी किया हुआ है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम को, क्या कि आपको इनको स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग पर्पस के लिए आप इनको लिस्ट कराना है, इनको लिस्ट कराना मैंडेटरी है, कि सो दैट अगर किसी को खरीदना बेचना है तो वो वहां पर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इसके खरीद बेच कर सके यहां पर, ठीक है। लेकिन उसमें एक लॉक इन पीरियड होता है, उस लॉक इन पीरियड से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। तो आंसर कौन सा होगा, सी। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड बेस्ड ऑन द फंडामेंटल एसेट क्लासेस। तो अगर मैं फंडामेंटल एसेट्स क्लासेस को ध्यान में रखूं तो इनमें से कौन सा है जो यहां पर टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड का पार्ट नहीं है, जिसको टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स में काउंट नहीं किया जाता। तो यहां पर इक्विटी फंड्स हो जाएंगे, फिक्स्ड इनकम फंड्स हो जाएंगे, बैलेंस फंड हो जाएंगे, मनी मार्केट फंड्स हो जाएंगे। इनमें से कौन सा है, तो खास करके आप देखोगे यहां पर, ठीक है, कौन से टाइप के जो म्यूचुअल फंड्स है बेस्ड ऑन दी फंडामेंटल एसेट्स क्लासेस। तो फंडामेंटल एसेट्स क्लासेस के बेसिस पर नहीं होते बैलेंस फंड। जो बैलेंस फंड है वो अगर होते भी हैं तो वो कॉम्बिनेशंस होते हैं यहाँ पर, है ना, यानी इक्विटी का और जो डेट है, इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन करके बनाए जाते हैं यहाँ पर। अगर आप इक्विटी फंड्स को देखेंगे ये पूरे के पूरे बेस्ड होंगे यहाँ पर शेयर्स के बेसिस में, यानी यहाँ पर पूरा पैसा शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होगा, है ना। फिक्स्ड इनकम फंड्स होंगे, पूरा का पूरा पैसा जो है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में जाएगा, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, ऐसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। मनी मार्केट जो फंड्स होंगे उसमें मनी मार्केट जो सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट होगा, एक ही टाइप की सिक्योरिटी होगी। लेकिन जो सी है वो हाइब्रिड टाइप है, मिक्स टाइप है, तो यहां पर डेट इक्विटी, है ना, या कोई और सिक्योरिटी भी मिक्स हो सकती है। तो जो ओड वन है वो यहां पर सी है, सी आपका ओड वन हो जाएगा। इसलिए हम ओड वन के ऊपर यहां पर टिक कर देंगे, जो फंडामेंटल एसेट्स क्लासेस के ऊपर बेस्ड नहीं है, इसकी जो एसेट क्लासेस है वहां डिफरेंट है यहां पर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द इंटरवल फंड्स, है ना। जो इंटरवल फंड है वो इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है उसको डिस्क्राइब करेगी, कौन सी स्टेटमेंट बताएगी यहां पर इंटरवल फंड के बारे में। ऑप्शन नंबर ए कहता है इंटरवल फंड्स अलाउ इन्वेस्टर टू बाय एंड सेल यूनिट्स फ्रीक्वेंटली सिमिलर टू ओपन एंडेड फंड्स। बी कहता है कि जो इंटरवल फंड्स हैं आर मोस्टली फाउंड टू इन्वेस्ट इन इक्विटीज रेदर देन डेट इंस्ट्रूमेंट। सी कहता है इंटरवल फंड्स अलाउ परचेज ऑफ यूनिट्स ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर प्री डिसाइडेड टाइम पीरियड एंड मे अलाउ रिडम्पशन एट स्पेसिफाइड पीरियड एट प्रीवेलिंग एनएवी। और डी कहता है जो इंटरवल फंड्स हैं आर हैव नो सिमिलरिटीज विद फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, यानी एफएमपी एंड ऑफर हाई लिक्विडिटी। इनमें से किसके ऊपर टिक करें, तो जो इंटरवल फंड्स होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं,
है ना। अगर आप देखोगे जो इंटरवल फंड्स हैं ये अलाउ करते हैं यहां पर परचेज ऑफ यूनिट ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर प्री डिसाइडेड टाइम पीरियड। तो पहले से एक जो समय है, टाइम पीरियड है, वो निर्धारित रहता है। उस निर्धारित किए गए समय में ही आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड मे अलाउ रिडम्पशन एट ए स्पेसिफाइड पीरियड एट प्रीवेलिंग एनएवी। और यहां पर आप उन म्यूचुअल फंड यूनिट्स को कब रिडीम कर सकते हैं, इसका जो टाइम पीरियड है वो भी यहां पर स्पेसिफाइड रहता है, वो भी मेंशन रहता है यहां पर, ठीक है। तो ऐसे जो फंड्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज इंटरवल फंड्स। तो इंटरवल का मतलब है यहां पर टाइम, जो समय है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहां पर करता है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। हाउ आर इक्विटी स्कीम्स कैटेगराइज बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशंस, है ना। अगर आप देखोगे कई तरह की जो इक्विटी स्कीम्स हैं वो आ जाएंगी, क्योंकि जो शेयर्स हैं वो 3 तरह की शेयर्स होते हैं शेयर मार्केट में। एक होते हैं लार्ज कैप, एक होते हैं मिड कैप और एक होते हैं स्मॉल कैप। लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ये 3 तरह के जो शेयर्स हैं वो आपको शेयर मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। तो उसी के बेसिस पर जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी यहां पर इक्विटी जो स्कीम्स हैं वो बनाते हैं, तैयार करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो चलिए भाई बताओ यहां पर डेफिनेशन क्या है, लार्ज कैप किसको कहेंगे, मिड कैप किसको कहेंगे या स्मॉल कैप किसको कहेंगे। तो लार्ज कैप वो कंपनीज होती हैं, है ना, स्टार्टिंग की फर्स्ट से लेकर 100, 1 से लेकर 100 तक की, है ना, जो यानी टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज कहलाती हैं। उसके बाद में 101 से लेकर 250 तक, 101 से लेकर 250 तक मिड कैप कंपनीज आ जाएंगी। एंड 251, 251 के बाद जितनी भी सारी कंपनीज हैं वो यहां पर स्मॉल कैप कंपनीज की कैटेगरी में आएंगी। तो इस तरीके से आप इसमें यहां पर इसका कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है यहां पर, व्हाट इज द की फीचर ऑफ सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम इन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो स्कीम्स इंट्रोड्यूस की जाती हैं, जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो स्कीम्स आती हैं म्यूचुअल फंड्स में, उनके की फीचर्स क्या हैं, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ इट। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है दे इन्वेस्ट प्राइमरली इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ। बी कहता है दे हैव ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ लॉक इन सच एज रिटायरमेंट फंड स्कीम विद ए लॉक इन ऑफ 5 years और टिल रिटायरमेंट एज। सी कहता है दे आर ओपन एंडेड स्कीम्स विद नो लॉक इन पीरियड एंड फोकस ऑन प्रोवाइडिंग इमीडिएट लिक्विडिटी। डी कहता है दे प्राइमरली इन्वेस्ट इन डेट इंस्ट्रूमेंट टू इंश्योर रेगुलर इनकम। यहां पर इनमें से किसके ऊपर टिक किया जाए। तो जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो स्कीम्स होती हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो उसमें जो मेन फोकस रहता है वो किसके ऊपर, है ना, दे हैव ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ लॉक इन। यहां पर एक स्पेसिफाइड लॉक इन पीरियड होता है। जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स होती हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं, यहां पर एक स्पेसिफाइड लॉक इन पीरियड मेंशन रहता है, ठीक है। जैसे यहां पर रिटायरमेंट फंड्स होते हैं तो उसमें जो लॉक इन पीरियड है वो 5 years का रहेगा, या टिल रिटायरमेंट एज। यहां पर इस तरह के जो प्रोविजंस है वो यहां पर रखे जाते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड में। तो ऐसे जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स है छोटे बच्चों के लिए आ जाती हैं, है ना, एंड रिटायरमेंट फंड्स के लिए आ जाती हैं, है ना, इस तरह की जो स्कीम्स है वो यहां पर प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। हाउ डू बैंक बेनिफिट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिंग म्यूचुअल फंड्स। जो म्यूचुअल फंड के थ्रू म्यूचुअल फंड यूनिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो बैंक काम है वो यहां पर इन म्यूचुअल फंड हाउसेस के द्वारा किया जाता है यहां पर। तो इससे ये जो म्यूचुअल फंड हाउस हैं इनको कैसे बेनिफिट मिलता है, इनको कैसे फायदा मिलता है यहां पर। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, है ना, यहां भी हमारे पास में 4 ऑप्शन है, चारों को पढ़िए ध्यान से, बताइए इसमें से हमें कहां पर टिक करना चाहिए। तो जो यहां पर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से बेनिफिट देते हैं यहां पर। तो भाई अगर हम म्यूचुअल फंड्स के लिए बात करते हैं तो जो बैंक्स हैं, बैंक्स बेनिफिट फ्रॉम मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स। जो यहां पर मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं उससे यहां पर जो इनकम है म्यूचुअल फंड्स के पास जनरेट होती है। इनके पास में यहां पर अपफ्रंट कमीशन आ जाता है, ठीक है। जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, अच्छा बैंक को कैसे बेनिफिट मिलेगा, है ना, ये आपसे पूछा गया है कि बैंक अगर म्यूचुअल फंड यूनिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है तो बैंक को कैसे फायदा मिलेगा म्यूचुअल फंड यूनिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो बैंक को यहाँ पर मल्टीपल रेवेन्यू जो स्ट्रीम्स है वो जनरेट हो जाते हैं। बैंक के पास अपफ्रंट कमीशन आ जाता है,
ट्रेल कमीशन आ जाता है, स्पेशल इंसेंटिव बैंक को मिलते हैं यहाँ पर, और ये जो बैंक की फी बेस्ड इनकम में आता है। तो जो फी बेस्ड इनकम है वो बैंक के लिए एक रिस्क फ्री इनकम होती है। तो आज के समय में आप बैंक ब्रांचेस में देखोगे मैक्सिमम जो फोकस है वो किसके ऊपर है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट के ऊपर बहुत फोकस है। यहाँ पर जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट के ऊपर जो इतना फोकस किया जा रहा है उसके पीछे बड़ा रीजन एक ये भी है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए क्या कहता है, हाउ शुड बैंक सेलेक्ट म्यूचुअल फंड्स प्रोडक्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू देयर कस्टमर। बैंक की तरफ से जो म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट वो कैसे सेलेक्ट किया जाता है सो दैट वो अपने कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, अपने कस्टमर को यहां पर बांट सके। ए बी सी डी चारों ऑप्शन को देखिए, है ना, इन चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए कि कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। तो मैं पढ़ने का मौका आपको दे रहा हूं, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और आंसर निकालते जाओ यहां पर, है ना। बहुत सारे आंसर एकदम करेक्ट आ रहे हैं, बिल्कुल सही। तो हम यहां पर किसके ऊपर, बी के ऊपर टिक करेंगे। तो बैंक शुड चूज म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट, है ना, बेस्ड ऑन कस्टमर सेगमेंट। तो उनके यहां पर कस्टमर का सेगमेंट क्या है यहां पर, एंड जो टाइम प्रेफरेंस है वो क्या है यहां पर। तो जितनी भी जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उसका बैंक को बहुत ध्यान से चूज करना है अपने कस्टमर के लिए। तो कस्टमर ओरिएंटेड जो सेलिंग है वही म्यूचुअल फंड स्कीम को चूज करें। और दूसरा इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि यहां पर हमारे कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, हमारे कस्टमर की जो नीड है वो यहां पर फुलफिल होनी चाहिए। तो इसमें बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और चलिए मैं आज आपको आज का लास्ट क्वेश्चन दिखाता हूं, और आज सारे क्वेश्चन म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आ गए, क्योंकि इस यूनिट में ये यूनिट बहुत बड़ी यूनिट है, तो और भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इसके, सो दैट इसकी भी आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकें। हाउ डज द टेक्स्ट सजेस्ट बैंक्स शुड अप्रोच द ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट, है ना। अगर हम म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट में यहां पर ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वो किस तरीके से बैंक्स को अप्रोच करना चाहिए यहां पर, है ना, उसकी अप्रोच कैसी हो यहां पर। तो ए बी सी डी इन चारों में से कौन सा है जो हमारे आंसर को इंडिकेट करेगा यहां पर, है ना, जो हमारे आंसर को बताएगा यहां पर। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, सी। तो बैंक शुड डिजाइन देयर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन द ब्रांड इक्विटी ऑफ म्यूचुअल फंड। तो अक्रॉस दी ज्योग्राफिक बाउंड्रीज में जो भी यहां पर ब्रांड इक्विटी है म्यूचुअल फंड की, उसके बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन जो स्ट्रेटजी है वो बैंक को यहां पर डिजाइन करनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो ब्रांचेस हैं वो डिसाइड करे की जाए यहां पर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसा नहीं है हर ब्रांच यहां पर म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे, नहीं, इसके लिए भी बैंक यहां पर डिसाइड करता है कि जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं वो किस टाइप के म्यूचुअल फंड यूनिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर करना है। तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और फर्दर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। और अगर इस तरह के और बहुत सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको चारों सब्जेक्ट के मोर देन 5000 क्वेश्चन, 5000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कहां पर, JAIIB के महापैक में, है ना। JIIB का महापैक 2.0 अगर आपके पास है तो JIIB के महापैक 2.0 में मोर देन 5000 क्वेश्चन, 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। JIIB के महापैक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें, एनरोलमेंट करें और तैयारी अपनी शुरू कर दो, ठीक है। एंड प्रिपरेशन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आप विजिट करें adda247.com पर। तो इसके लिए गूगल में सर्च कर लो adda247, जो सबसे पहला लिंक आएगा उस लो, और वहां पर क्लिक करने के बाद में सबसे पहला काम आपको करना है गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से adda247 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और ये डाउनलोड करने के बाद में आपको JIB CIB एग्जाम कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना होगा। JIB CIB एग्जाम कैटेगरी के ऊपर क्लिक करके JIB में 2024 आ जाएगा यहाँ पर, है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही यहां पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको JIB महापैक 2.0 मिल जाएगा। अभी आप सभी के लिए JIB का जो क्रैश कोर्स है वो शुरू होने वाला है, बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम दोनों में यहां पर अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो ये भी आपको इसमें मिल जाएगा यहां पर JIB के महापैक 2.0 में। और इसके साथ साथ आपको यहां पर और क्या मिलेगा, इसके साथ साथ आपको यहां पर जो जीत बैच है, विक्ट्री बैच है, लक्ष्य बैच है ना, शपथ बैच है, वो सारे बैच भी आपको JIB के महापैक 2.0 में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। वैसे तो ऑफर एक्सपायर हो चुका है, लेकिन अगर आप एनरोलमेंट करते हैं तो एक बात चेक कर लो, मैं आपके साथ में कोड शेयर कर रहा हूं। यहां पर कोड रहेगा Y195, है ना, कोड है
Y195 ये कोड रहेगा और ये कोड टाइप करना, अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ये कोड टाइप करोगे, अप्लाई के ऊपर क्लिक करोगे तो 6 + 6 12 महीने की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। अभी मुझे 80% डिस्काउंट दिखा रहा है ये कोड Y195 यूज करके, तो आप भी इस कोड का इस्तेमाल करके देखो कि क्या आपको 80% का डिस्काउंट डायरेक्टली अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो बेनिफिट उठाओ। क्या 6 + 6 आ रहा है, अगर विजिबल हो रहा है तो उसका बेनिफिट उठाइए। ठीक है, 24,000 रुपए का डायरेक्ट डिस्काउंट मिल रहा है आपको। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन के थ्रू एनरोलमेंट करने पर 1% का एडिशनल डिस्काउंट और मिल जाता है, तो 300 रुपए आपके और कम हो जाएंगे, तो 5699 रुपए में आपको जीआईबी का महापैक 2.0 मिल जाता है। और एक बार महापैक 2.0 अगर आपके पास में आ गया तो उसके बाद में कुछ और रेफर करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कंसंट्रेट होकर सब कुछ पूरा स्टडी मटेरियल इसमें आपको मिलेगा। इसमें लाइव क्लासेस भी है, इसमें हर लाइव क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो भी है, इसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, ई बुक्स की फॉर्म में शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे चारों सब्जेक्ट के, एंड है ना, जो वीडियो लेक्चर भी आपको मिलेंगे। सब कुछ अवेलेबल है, जो भी आपको तैयारी करने के लिए चाहिए वो सब कुछ जीआईबी के महापैक 2.0 में अवेलेबल है। ठीक है, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में है ना। अगर ये ऑफर आपको मिल रहा है तो इस ऑफर का आज फायदा उठा लो, है ना। बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। 80% डिस्काउंट जल्दी से आता नहीं है। ठीक है, इससे कम ही रहता है डिस्काउंट, ये कभी कभी आता है। ऑफर एक्सपायर हो चुका है तो कभी भी रिमूव हो सकता है, तो अपना जो ऑफर है उसका बेनिफिट उठाएं, एनरोलमेंट करें, तैयारी शुरू करें और एग्जाम की जबरदस्त तरीके से तैयारी करो। इस लेवल पर प्रिपरेशन कीजिए कि एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। बाई चांस अगर कोई पेपर रह भी जाता है तो आपके पास में 6 महीने की प्रिपरेशन करने का बफर होना चाहिए, सो दैट उसको अक्टूबर में आप क्लियर कर लें। यहां पर तो अक्टूबर में अगर आप कोई पेपर देने जाएंगे तो वहां पर उस टाइम पर जो भी नया बैच आएगा वो भी आपको महापैक में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उसके लिए आपको अलग से कुछ भी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन हम लोग यहीं पर